ओके भाई, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। पूरे 6:30 बज रहे हैं। मुझे इधर दिखाओ, बच्चों के नाम नहीं दिखते हैं, कमेंट को थोड़ा इधर करो। हाँ, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन कब होगा सर मेंस का? यार देखो, समय नहीं है, जिस दिन समय होगा उस दिन अगले 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है? ओके, सचिन कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, ठीक। चलिए, हम लोग एलिगेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, आई लव यू। सर मेरे को डाउट सॉल्वर ग्रुप में ब्लॉक कर दिया है। तुमने कुछ उल्टे सीधे ड्रामे किए होंगे। पहली बात तो ये गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। कुछ स्टूडेंट गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट भी करते हैं कुछ लोग तो। दीपक कह रहे हैं क्या है ये? क्वेश्चन है, ठीक है? धांसू क्वेश्चन करेंगे आज। एलिगेशन पे मैंने बोला था 3 सीट आएंगे, हम दूसरी सीट डिस्कस कर रहे हैं। और पैटर्न वाइज पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत क्यों पैटर्न वाइज पैटर्न हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तीसरी सीट आएगी उसमें, जो तीसरी सीट मैंने एलिगेशन की बनाई है, तो बात ध्यान रखना, तीसरी सीट है एलिगेशन की मिसलेनियस। तीसरी सीट एलिगेशन की मिसलेनियस है। उसमें 2018 प्री के सीजीएल के, हालांकि बहुत ज्यादा सवाल हैं लेकिन मैंने अच्छे क्वेश्चन रख लिए हैं। और 2018 मेंस के एलिगेशन के जो बढ़िया तगड़े सवाल आए हैं वो मैंने उस शीट में डाल दिए हैं। बात समझ में आई है? ठीक है, 2018 प्री और मेंस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने उस सीट में डाल दिए हैं और नए सवाल भी हैं, ठीक है? चलिए, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 18, ये इंग्लिश में क्वेश्चन है और नीचे ये हिंदी में भी है, देख रहे हो? तो ये सवाल वो है जो काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा होने का मतलब ये नहीं होता है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है। हो सकता है कुछ साल को पढ़ने में ज्यादा समय लग जाए पर सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। और आज की क्लास में हम जो एक्चुअली में आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले कि हम एलिगेशन नहीं लगाएंगे, हम डबल या ट्रिपल एलिगेशन लगाएंगे। 2 या 3 बार, इवन तो 4 बार भी किसी किसी सवाल में मैं एलिगेशन लगाऊंगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्वेश्चन में एक ही बार एलिगेशन लगा रहे थे, ठीक है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सत्यम शादी नहीं हुई है, इधर देखो। तो आज की क्लास में जो हम सवाल करेंगे, जो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, वो हम डबल और ट्रिपल एलिगेशन आज की क्लास में कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, जैसे कि ये सवाल है, सवाल ये है, पहले आप देखो, इसमें हिंदी और इंग्लिश जैसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हाँ अजय, नाम ले लिया मैंने आपका। वीडियो नहीं रुक रही है। देखो, जिन बच्चों को वीडियो में प्रॉब्लम आती है वो एक बार ऐप से बाहर जाके फिर अंदर आ जाया करो, ठीक है? लिखो मत, केदार लिखना नहीं है, क्वेश्चन सीधा सॉल्व करना है। क्वेश्चन के लिए तो हमने पीडीएफ आपको दी ही है, ठीक है? चलिए, हाँ, दशहरा में छुट्टी मिलेगी। डबल एलिगेशन का क्वेश्चन दीपक आता है, बिल्कुल आता है एग्जाम में। ट्रिपल एलिगेशन भी आता है। टिपिकल आजकल तो कैलकुलेटिव एलिगेशन भी आ रहा है। जैसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव नहीं है, ये लॉजिकल है, हालांकि थोड़ा बड़ा है। रवि नाम है तुम्हारा, सॉल्व करिए। बोर्ड एग्जाम में 10वीं और 12वीं, 10th एंड 12th, 80% ऑफ बॉयज इन passed in both the exam taken together, whereas 40% of girls failed. Overall passing percentage of all the student in the both exam is 75%. क्लियर है? एक बार एलिगेशन कम था क्या? नहीं, एलिगेशन बहुत बार लगेगा। 4 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी दशहरा में। देखो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम हुए, कौन से बोर्ड एग्जाम हुए? 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हुए। तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम हुए। तो बोर्ड में जाहिर सी बात है, बोर्ड के पेपर में बॉयज भी देंगे और गर्ल्स भी देंगे। तो हुआ क्या, 10th और 12th, तो देखो 2 अलग अलग बोर्ड के एग्जाम हो गए ना, 10th के हो गए और 12th के हो गए, अलग अलग बोर्ड के एग्जाम हो गए। तो 10th की क्लास में भी बॉयज गर्ल्स होंगे, 12th की क्लास में भी बॉयज गर्ल्स होंगे। तो यहां पे मुझे ये दे रखा है कि 10th प्लस 12th के अगर मैं टोटल बॉयज देखूं तो 10th और 12th के टोटल बॉयज कितने पास हुए? 80%। मेरी बात को गौर से सुनना, बॉयज कितने पास हुए 10th प्लस 12th में मिलाकर? टोटल 80% बॉयज पास हुए। क्लियर है? दोनों एग्जाम, बोथ द एग्जाम टेकन टुगेदर। जबकि 40% गर्ल्स फेल हो गई। तो मैं यहां पे एलिगेशन लगा रहा हूं
पास स्टूडेंट पे एलिगेशन लगा रहा हूं। मुझे बताओ कि 10th प्लस 12th के बोर्ड एग्जाम में जितने बॉयज हैं उन बॉयज में से 80% बॉयज पास हुए। 10th प्लस 12th के बोर्ड एग्जाम दोनों में मिलाकर जितनी गर्ल्स हैं, गर्ल्स का 40%, 40% गर्ल्स जो हैं फेल हो गई। अगर 40% गर्ल्स फेल हो गई टोटल गर्ल्स में से 10th प्लस 12th को मिलाकर, तो कितनी गर्ल्स पास हुई हैं? 60% गर्ल्स पास हुई हैं। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल मैं एलिगेशन से कराऊंगा। तुमको छुट्टी की लगी हुई है। पहले क्वेश्चन को समझो कि बॉयज और गर्ल्स, गौर सुना, बहुत आसान क्वेश्चन है कि 10th के बोर्ड एग्जाम प्लस 12th के बोर्ड एग्जाम दोनों को मिलाकर बॉयज कितने पास हुए? 80%। जितने बॉयज हैं दोनों 10th प्लस 12th एग्जाम में, जितने बॉयज हैं उनमें से 80% बॉयज पास हुए, जितनी गर्ल्स हैं उसमें से 60% गर्ल्स पास हुई। और ओवरऑल पासिंग परसेंटेज बोथ एग्जाम को मिलाकर कितनी है? 75%। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं कि 10th प्लस 12th क्लास में टोटल जितने स्टूडेंट है गर्ल्स प्लस बॉयज मिलाकर टोटल कितने पास हुए हैं? 75% पास हुए। तो एलिगेशन लग गया। जब एलिगेशन लगाओगे तो 75 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 15। और 80 माइनस 75 कितना आ जाएगा? तुम्हारा 5। तो 15:5 यानी कि कितना आ गया? 3:1। 3:1 आ गया। मुझे बताइए यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? एलिगेशन लगा के क्या आ गया? 3:1। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए किसका रेशियो आ गया? ये स्टूडेंट की संख्या का रेशियो। सौरभ कह रहे 25 क्वेश्चन के बराबर एक क्वेश्चन बना दिया। नहीं, आसान है, देखिए ध्यान से। 3:1 आ गया रेशियो। मतलब अगर 10th प्लस 12th में मिलाकर, अगर 10th प्लस 12th में मिलाकर अगर 3 यूनिट 3 बॉयज हैं तो 10th प्लस 12th में मिलाकर कितनी गर्ल्स हैं? 1 यूनिट जो है वो आपकी गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स 10वीं और 12वीं में टोटल अगर 3 बॉय हैं तो 10वीं और 12वीं में गर्ल्स कितनी है? 1। ऋषिकेश ब्लॉक नहीं हो। बताइए, ये एलिगेशन समझ में आया? कॉपी पेन लेके साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? तो मैंने ये निकाल लिया कि 10th प्लस 12th के टोटल स्टूडेंट में जितने बॉयज हैं उसमें 3 यूनिट बॉयज हैं और गर्ल्स हैं 1। 3:1 के रेशियो में आ गया। इस वाली लाइन से तो मुझे ये डाटा मिल गया। आप देखो, गौर से सुनना। 3:1 10th प्लस 12th की बात कर रहा हूं मैं। 10th प्लस 12th स्टूडेंट और 10th प्लस 12th स्टूडेंट, 10th प्लस 12th में मिलाकर। क्लियर है? 10th प्लस 12th में जितने बॉयज हैं और 10th प्लस 12th में जितनी गर्ल्स हैं, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मैंने कितना निकाल लिया? 3:1 निकाल लिया मैंने सॉल्व करके। बोलो हाँ, ठीक है? बैंकिंग के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इधर देखो। अच्छा, आगे देखते हैं। 50% ऑफ द बॉयज फेल्ड इन 10th एग्जाम एंड 80% बॉयज पास्ड इन 12th एग्जाम। ओवरऑल 60% बॉयज पास्ड इन, ओवरऑल कितने? ओवरऑल 60% बॉयज पास्ड इन बोथ दी एग्जाम। अब देखो, हम बात करते हैं बॉयज पे, हम बात कर देते हैं बॉयज पे। बॉयज को अलग फोकस कर लो, ये बॉयज हैं गर्ल्स है। हम बात कर देते हैं बॉयज पे। गौर से सुनना, बॉयज पे। क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है? ये बोला है कि 50% ऑफ बॉयज फेल्ड इन 10th एग्जाम। 10th एग्जाम में, 10th के एग्जाम में कितने 50% बॉयज फेल हो गए तो पास कितने हुए हैं? 50% बॉयज पास हुए हैं। इस 80% बॉयज पास्ड इन 12th एग्जाम। और 12th के एग्जाम में कितने बॉयज पास हुए हैं? 12th के एग्जाम में बॉयज पास हुए हैं 80% बॉयज पास हुए हैं। ओवरऑल 60% बॉयज पास्ड इन बोथ दी एग्जाम। अगर मैं दोनों एग्जाम की बात करूं, 10th प्लस 12th के एग्जाम की बात करूं तो ओवरऑल कितने बॉय पास हुए हैं? ओवरऑल 60% बॉयज जो हैं वो आपके पास हुए हैं। बोलो हाँ। कोशिश कर रहे हो बनाने की, बन नहीं रहा तो अब समझ लीजिए। अगर हम बॉयज की बात करें, बॉयज तो 10th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। 10th क्लास में 50% बॉयज पास हुए, 12th में 80% बॉयज पास हुए। ओवरऑल 10th प्लस 12th में टोटल मिलाकर 60% बॉयज पास हुए। तो 80 माइनस 60 कितना हो गया? 20। 60 माइनस 50 क्या हो गया तुम्हारा? 10। यानी कि बॉयज 2:1, 2:1। मेरी बात को आप समझ रहे हो? मतलब 10th क्लास में बॉयज अगर 2 यूनिट हैं तो 12th क्लास में बॉयज कितने हैं? 1 यूनिट है। 2:1 के रेशियो में। ये लॉजिक समझ में आया? ये किसका रेशियो आ जाएगा? ये बॉयज की संख्या का रेशियो आ जाएगा। 10th क्लास में अगर 2 बॉयज हैं तो 12th क्लास में 1 बॉयज है। क्लियर है? देखिए,
क्वेश्चन इंग्लिश में भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। 60% गर्ल्स पास्ड इन 10th एग्जाम। हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की। इधर देखो गर्ल्स का बना लेते हैं, गर्ल्स का बना लेते हैं एलिगेशन, ट्रिपल एलिगेशन लगेगा। क्या बोला है? 60% गर्ल्स पास्ड इन 10th एग्जाम। अगर मैं 10वीं के इम्तिहान की बात करूं तो 10वीं के इम्तिहान में टोटल गर्ल्स में से 60% लड़की पास हो गई। क्लियर है? 10% गर्ल्स फेल्ड इन 12th एग्जाम, जबकि 12वीं के एग्जाम में 10% गर्ल्स फेल हो गई। अगर 10% गर्ल्स फेल हो गई तो 90% गर्ल्स क्या हो गई? पास हो गई। अरे अगर टोटल गर्ल्स में से 10% फेल हो गई तो 90% पास हो गई। ठीक है? देखिए आसान क्वेश्चन है। अगर ओवरऑल 80% गर्ल्स पास्ड इन बोथ एग्जाम, ओवरऑल की बात करूं तो जितनी भी गर्ल्स हैं 12th प्लस 12th में मिलाकर कितनी पास हुई हैं? ओवरऑल 80% गर्ल्स पास्ड हुई हैं। ओवरऑल 80% गर्ल्स पास हुई हैं। तो एलिगेशन लगाइए, 90 माइनस 80 10, 80 माइनस 60 20, तो 10:20 यानी कि कितना आ गया रेशियो? रेशियो आ गया 1:2। कितना आ गया? 1:2। मतलब अगर 10th क्लास में 1 गर्ल्स है तो 12th क्लास में 2 गर्ल्स है, 1:2 आ गया। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? क्लियर है? सवाल कुछ नहीं है, आप लैंग्वेज पढ़ लो, सॉल्व कर लो, एलिगेशन लगाना है 3 बार। अब पूछा क्या है? पूछा है फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास। 12th क्लास में जितनी गर्ल्स हैं उसका नंबर ऑफ बॉयज इन 10th क्लास। 10th क्लास में बॉयज से रेशियो बताना है। बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन 12th क्लास। पहली बात तो ये देखो, पहली बात तो मेरी उसको गौर से समझना, क्वेश्चन को गौर से समझने लायक ये है कि 10th क्लास और 12th क्लास में जो बॉयज हैं वो 2:1 के रेशियो में, 10th क्लास और 12th क्लास में जो गर्ल्स हैं वो 1:2 के रेशियो में। 10th प्लस 12th क्लास में अगर गर्ल्स 1 यूनिट है तो बॉयज उसका 3 गुना यानी कि 3 यूनिट है। अब मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छा मैं लॉजिक यहां पे बताऊंगा कि 10th प्लस 12th क्लास में मिलाकर टोटल गर्ल्स कितनी हो रही हैं? 3। अगर 10th प्लस 12th क्लास में मिलाकर अगर टोटल गर्ल्स 3 हो रही हैं तो 10th प्लस 12th क्लास में मिलाकर टोटल बॉयज कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। दैट मीन्स 10th प्लस 12th क्लास में मिलाकर टोटल बॉयज कितने होने चाहिए? 9। लेकिन ये तो 2 और 1 3 है। क्या 2:3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकता? 6:3 लिख सकता हूं 6:3। क्या मैं 3 से मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिख सकता? 6:3। यहां पे बस यही आपको लॉजिक लगाना था जबरदस्त कि अगर 10th प्लस 12th क्लास में मिलाकर टोटल 1 + 2 3 यूनिट गर्ल्स है तो 3 यूनिट गर्ल्स है, कितनी है? 3। अगर गर्ल्स 3 हैं तो बॉयज 10th प्लस 12th क्लास में मिलाकर 3 गुना यानी कि 9 बॉयज होने चाहिए। अगर टोटल गर्ल्स 10th प्लस 12th में 3 है तो टोटल बॉयज 10th प्लस 12th में कितने होने चाहिए? 9 होने चाहिए। अब मुझे बताइए कि 10th प्लस 12th में बॉयज जो है 2 + 1 3 है, 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 और 3। अब देखो गौर से, देखना गौर से, 10th प्लस 12th क्लास में टोटल बॉयज कितने हो गए? 9। 10th प्लस 12th क्लास में गर्ल्स कितनी हो गई? 3। 9 और 3 का रेशियो, टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स कितने हो गए? 3:1। कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछा है गर्ल्स इन 12th क्लास, 12th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 2। सारा मेरे को यहां को रेशियो को बैलेंस करना था। क्या करना था? रेशियो को बैलेंस। 12th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 2। 12th क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 2। बॉयज इन 10th क्लास, 10th क्लास में कितने बॉयज हैं? 6। 10th क्लास में कितने बॉयज हैं? 6। तो रेशियो कितना है? 2:6 का 1:3। 1:3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1:3 होगा। 1:3। वीडियो सही चल रही है जी? एकदम बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आसान तगड़ा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल वाइज। अगला सवाल लेंगे भाई, नेक्स्ट सवाल नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का हम यहां पे यूज करेंगे। इफ ए मैन सेल्स ए पेन, पैकेट नहीं, पेन है, पेन। यदि आदमी पेन को 21% के प्रॉफिट पे बेचता है, पेंसिल को 48% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट हुआ 1890 रुपए का। लेकिन वो पेन को 21 सही 4/4
21/4% प्रॉफिट पर बेचता है, पेंसिल को 15% लॉस पर बेचता है, तो ना उसको प्रॉफिट होता है ना ही उसको लॉस होता है। तो एक पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन एंड द पेंसिल, तो पेन और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। पेन की कीमत बतानी है और पेंसिल की कीमत बतानी है, इनका कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। क्लियर है? हमने रेशियो सही नहीं माना है, हमने रेशियो को बैलेंस किया है कि अगर 10th प्लस 12th में टोटल एक गर्ल्स है तो 10th प्लस 12th में बॉयज 3 होने चाहिए, जबकि यहां गर्ल्स हैं 3 और बॉयज भी 3 हो रहे हैं। गर्ल्स भी टोटल 3 हो रही हैं, बॉयज भी टोटल 3 हो रहे हैं, जबकि 3:1 का रेशियो होना चाहिए यहां पर, तो यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लाइव हो सभी, ठीक है? क्लियर है? इस क्वेश्चन पर फोकस करिए, नया क्वेश्चन है आपके सामने, जस्ट सॉल्व इट। एक आदमी बेचता है एक पेन और बेचता है पेंसिल। पेन पर 21% प्रॉफिट कमाता है, पेंसिल पर 48% प्रॉफिट कमाता है। ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाता है? 1890 रुपए। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कि ओवरऑल उसने कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमाया। गौर सुना, ऑप्शन भी बताऊंगा, ध्यान से देखिए। अब यहां पे बोला है यदि वो पेन को 21/4% प्रॉफिट पर बेचे। ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो पेन को यदि 21/4% के लाभ पर बेचे। पेन को बेच रहा है 21/4% के लाभ पर, जबकि पेंसिल को क्या कर रहा है? पेंसिल को बेच रहा है 15% के लॉस पर। लॉस है तो माइनस लिखोगे, 15% के लॉस पर। तो उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ठीक है? तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी, यानी कि ओवरऑल क्या आएगा? ओवरऑल आ जाएगा 0%। अगर कोई वस्तु ना लाभ पर बेची जाए ना हानि पर, तो ओवरऑल क्या होगा तुम्हारा? 0%। सही है? अब एलिगेशन लगाइए। एलिगेशन लगाएंगे, मुझे पता है कि चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है? तो अगर चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं प्रॉफिट और लॉस पे एलिगेशन बना रहा हूं तो सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। देखिए यहां पे 0 में से -15 को घटाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अरे 0 में से -15 को घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 15, ठीक है? बिना एलिगेशन लगाए भी एक्स टू वाई से कर सकते हो। 21/4 में से 0 को घटाएंगे तो आ जाएगा 21/4। ये आ गया रेशियो, ये आ गया रेशियो। बोलो कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समस्या? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 4 पंजे 20:7, 20:7। बोलो हाँ, 20:7। तो मैं ये कहता हूं 20:7 आ गए। किसका रेशियो आ गया? ये पेन के कॉस्ट प्राइस, पेन के कॉस्ट प्राइस और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया इजीली। वन सिंगल लाइन 5 सेकंड में निकाल सकते हो। पेन के कॉस्ट प्राइस और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। 21 और 28 पे क्यों नहीं लगाए? 21 और 28 पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपको दे रखा है पेन को 21% प्रॉफिट पे बेचा, पेंसिल को 48% प्रॉफिट पे बेचा, लेकिन ओवरऑल 1890 रुपए का लाभ हुआ। ओवरऑल परसेंटेज नहीं दे रखी, ओवरऑल आपको रुपए दे रखे हैं। जबकि यहां पे क्या है कि पेन को बेच रहे हो 21/4% के प्रॉफिट पर, पेंसिल को बेच रहे हो 15% के लॉस पर, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस, ओवरऑल बेच रहे हो 0% पर। तो यहां से दूसरी वाली कंडीशन से पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा, इसलिए मैंने दूसरी वाली पे किया। बिल्कुल बिना एलिगेशन के भी सॉल्व हो सकता है। अब आप पहली वाली कंडीशन पे वापस आइए, अब आप पहली वाली कंडीशन पे वापस आइए। अब यहां पे गौर से समझना, पेन, उस व्यक्ति ने पेन को बेचा 21% के प्रॉफिट पर और पेंसिल को बेचा 48% के प्रॉफिट पर, पेंसिल को बेचा 48% के प्रॉफिट पर। क्लियर है? मुझे नहीं पता ओवरऑल उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं प्रॉफिट पर एलिगेशन लगाऊंगा, जो फाइनल रेशियो आने वाला है, फाइनल रेशियो पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का आएगा। एलिगेशन लगाने के बाद फाइनल रेशियो 20:7 आएगा।
इतनी बात आप समझते हो? इतनी बात आप समझ रहे हो? यस और नो करके मुझे बताइए कि पेन को बेचा 21% लाभ पर, पेंसिल को 48% लाभ पर। मुझे नहीं पता आदमी को ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, लेकिन एलिगेशन लगाने के बाद यहां ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आनी चाहिए। पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 20:7 आना है। बताइए, ठीक है? प्रतीक समझ में आ रहा है? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्लियर है? चलिए अब मैं बताता हूं कि क्या मैं ओवरऑल प्रॉफिट नहीं निकाल सकता? मैंने बताया 21 और 48 का डिफरेंस कितना है? 27। 27 को 20:7 में बांट दो। नहीं समझाया है? 27 को 20:7 में बांट दो, तो 27 को 20:7 में बांट दोगे तो 20 का मतलब 20% आ जाएगा और 7 का मतलब 7% आ जाएगा। सीधा सीधा बट जाएगा। यानी कि जो मीन वैल्यू होगी 21 से बड़ी होगी, 48 से छोटी होगी। 21 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 7। तो 21 + 7 28%, और 48 - 28 20%। तो मैं ये कहूंगा कि उस आदमी को ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? 28% का लाभ हुआ है। 20:7 क्वांटिटी नहीं है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो। एक पेन बेचा है, एक पेंसिल बेची है। ठीक है? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। हिंदी में, हिंदी एकदम सही है। एक व्यक्ति एक पेन को 21% लाभ पर, ओके नहीं, इसमें गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए, हिंदी को। क्लियर है? यहां पे देखिए, बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, तो आदमी को अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? 28% का। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी को रुपए में कितना लाभ हुआ है? 1890। तो ये क्या 28% क्या आया? 28% आदमी को ओवरऑल प्रॉफिट आ गया कि आदमी को ओवरऑल प्रॉफिट पेन प्लस पेंसिल बेचने पर कितने रुपए का हो रहा है? 28% का हो रहा है। और जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने रुपए का हो रहा है? 1890। तो 28% का मतलब कितने के बराबर? 28% का मतलब 1890 रुपए के बराबर है। क्लियर है? एलिगेशन से सिंपल हो जाएगा। 28% का मतलब कितने के बराबर? 1890 के बराबर। तो क्या यहां से 100% की वैल्यू नहीं आ सकती? 100% के लिए निकालो। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, यहां पे 4 आ गया। 25 से गुणा कर दो तो 25 चौका 100% की वैल्यू 27 गुणा 25 यानी कि 6750 रुपीज, 6750 रुपए। या फिर 100% की वैल्यू निकालो तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी 25 से गुणा करो 270 गुणा 25 रुपए ये आ जाएगी 100% की वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? 270 गुणा 25 रुपए। अरे नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब 0%। जितने का सामान था उतने में ही बेच दिया। 0% मींस लेवल का क्वेश्चन है, आसान सी बात है। क्लियर है? तो ओवरऑल उस आदमी को 28% का लाभ हुआ। 28% के लिए 1890, हमने 100% के लिए निकाली तो 100% की वैल्यू ये आ गई। ये 100% क्या है? 100% क्या है? ये 100% ये पेन प्लस पेंसिल का टोटल सीपी है। आ गया? क्लियर है? 28% टोटल प्रॉफिट है यार। ये प्रॉफिट 21% है। पेंसिल को 48% प्रॉफिट बेचा। पेन और पेंसिल के सीपी का रेशियो 20:7 है। ओवरऑल 28% प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल 28% प्रॉफिट हुआ। तो अगर 28 रुपए में 1890 तो 28% 1890, 100% की वैल्यू ये आ गई। तो पेन और पेंसिल को बेचने पर, पेन प्लस पेंसिल को बेचने पर टोटल 28% प्रॉफिट हुआ। रुपए में 1890। तो पेन प्लस पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का 28% ये है। पेन प्लस पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का 100% आ गया। ये 270 गुणा 25 रुपए। क्लियर है? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? प्रॉफिट लॉस से भी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 270 गुणा 25। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस। पेन का कॉस्ट प्राइस, पेंसिल का। तो पेन का कॉस्ट प्राइस है 20 यूनिट, पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है 7 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 27। टोटल है 27। 27 की वैल्यू 270 गुणा 25 रुपए। तो 1 यूनिट का मतलब देखो कितनी बार कट गया? 250 बार। 1 यूनिट का मतलब 250 रुपए। अगर 1 यूनिट का मतलब 250 रुपए है तो पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 250 गुणा 20, 5000 रुपए।
और पेंसिल का एक यूनिट का वैल्यू 250, तो पेंसिल की कीमत 250 इंटू 7, 25 7 175, 1750 रुपए, 1750 रुपीज। तो आंसर होगा इसका 5000 रुपए और 1750 रुपए। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी। खत्म। 5000 1750 क्लियर है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या, यस और नो? डबल एलिगेशन लगेगा। पेन को 21/4% प्रॉफिट, पेंसिल पे 15% लॉस, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां से पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। आपसे पेन और पेंसिल का कॉस्ट प्राइस ही पूछा है, यानी कि 20 और 7, 20:7। पेन और पेंसिल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 20:7 है। मतलब आंसर वो ऑप्शन होगा जो 20:7 के रेशियो में हो। ये नहीं है, ये हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। इसको काटोगे 3 से, ये भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन आप हटा लेते चाहे तो। ये भी है क्या, काट लोगे 0 से 0 और यहां पे 2 से 21 और 2 से 50, नहीं ये वाला कट जाता ऑप्शन। एक ऑप्शन आपका हट जाता। 48 कहां से आया? पेन को बेच रहे हो 21% प्रॉफिट पे, पेंसिल को बेच रहे हो 48% प्रॉफिट पे, और सीपी का रेशियो 20:7 है, तो ओवरऑल प्रॉफिट 28% आ गया। 28% की वैल्यू 1890 रुपए दे रखी है, तो 100% की वैल्यू आ गई। पेन और पेंसिल का टोटल सीपी आ गया, टोटल सीपी आ गया 100% इतने रुपए। मुझे पता है पेन और पेंसिल के सीपी 20:7 के रेशियो में, तो 27 की वैल्यू ये है, एक की वैल्यू 250। पेन का कॉस्ट प्राइस 20 निकाल लो, इसकी 7 की वैल्यू निकाल दो। समझ आ गया, यस और नो? अगर ऑप्शन में ही सम मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। 270 इंटू 50 कितना आ रहा है? 100% के लिए 6750 रुपए। मतलब आंसर जो है पेन और पेंसिल का टोटल कॉस्ट प्राइस 6750 होना चाहिए। मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, आंसर केवल सी ऑप्शन है। अरे टोटल जो कॉस्ट प्राइस है 6750, ऑप्शन से चेक कर लो कौन से ऑप्शन का सम 6750 है। एक ही ऑप्शन है, सी। ठीक है, यस आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपको समझाने के लिए। एक क्वेश्चन सेम टू सेम मैं और ले रहा हूं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सवाल नंबर 20। एक क्वेश्चन और ले लिया है मैंने आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 20। जस्ट सॉल्व इट। हाँ हिमांशु, क्या हुआ? गहन अध्ययन करना है। 27 कैसे किए यार? मुझे पता है पेन और पेंसिल का टोटल कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू, ये 100% की वैल्यू ये आ गई। अरे यार ये तुमको सिखाया नहीं एलिगेशन की फर्स्ट क्लास में? कितना दिमाग खाते हो यार तुम लोग मेरा। पेन और पेंसिल के सीपी 20:7 के रेशियो में, तो ये टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो 20 यूनिट पेन की कीमत है, 7 यूनिट पेंसिल की, टोटल 27 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू 250, 20 की वैल्यू 5000, 7 की वैल्यू 1750। आज के क्वेश्चन तगड़े हैं और कल के भी क्वेश्चन तगड़े रहेंगे। ठीक है, बनाओ। एक शॉपकीपर एक आइटम पी को बेचता है 19 सही 1/11% के प्रॉफिट पे। अनदर आइटम क्यू को बेचता है 10 सही 10/11% के लॉस पे। देन ही बियर्स नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो ओवरऑल उसको ना तो प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। यदि वो आइटम पी को बेचे 25% प्रॉफिट पे, आइटम क्यू को बेचे 28 सही 4/7% प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल उसको 9000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो फाइंड द सीपी ऑफ बोथ द आर्टिकल। दोनों आर्टिकल के सीपी बताइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास नोट्स, इसमें क्लास नोट्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए। एक शॉपकीपर आइटम पी को बेचता है, एक शॉपकीपर आइटम पी को सेल कर रहा है 19 सही 1/11% के प्रॉफिट पे। तो 19 सही 1/11% का मतलब है 19 इंटू 11, 190 प्लस 19, 209 प्लस 1,
210/11%। तो इसका मतलब हो गया 19 से 1/11% का मतलब 210/11% के प्रॉफिट पे बेचा आइटम पी को, प्रॉफिट में बेचा। जबकि आइटम क्यू को बेचा है 10 सही 10/11, 110 प्लस 10 120/11, 120/11% के लॉस पर। ओवरऑल उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, यानी कि ओवरऑल उसको ना तो लाभ हुआ ना ही उसको हानि हुई, यानी कि ओवरऑल सामान को कितने में बेचा गया 0% पे। आप 100 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेच दो, कितना लाभ हुआ 0% का लाभ हुआ। यही तो है मतलब। क्लियर है? राकेश क्या हुआ? पीयूष भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको? मैं तुम्हारे कमेंट ही पढ़ते रहूंगा तो ये सवाल कब कराऊंगा? ऐसे सवाल आए मेंस के पेपर में इस बार। हाँ पीयूष बताइए। ओवरऑल 28% का लॉजिक नहीं समझ में आया, इस बार समझ में आया, गौर से देखिए। आइटम पी को बेचा 210/11% प्रॉफिट पे, आइटम क्यू को बेचा 120/11% के लॉस पे। ओवरऑल ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो ओवरऑल क्या आएगा 0%। ओवरऑल 0%। पीयूष भाई बताइए क्या हुआ? क्लास नोट्स का भी पीडीएफ डलवा दीजिए। अर्थमेटिक में किसी प्रकार के कोई क्लास नोट्स नहीं होते, केवल क्वेश्चंस ही होते हैं। एडवांस में थ्योरी होती है ज्यादा, तो वहां पे क्लास नोट्स आपके होंगे। ठीक है, चलिए। आप देखिए एलिगेशन लगाओगे, जब आप एलिगेशन लगाओगे तो सीधा सीधा आइटम पी और आइटम क्यू के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। मुझे बताइए जीरो में से जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 120/11 आ जाएगा। 210/11 में से जब आप जीरो को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 210/11 आ जाएगा। बोलो हाँ। 11 से 11 कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, क्या आ गया रेशियो? 4:7। 4:7 बताइए। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? 4:7 हो गया। सबको समझ में आ? रेशियो 4/7 आ गया। हाँ पीयूष ठीक है, सही ऑप्शन डालेंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो पीयूष को? समझ आ रहा है, ठीक। 4:7। 4 का मतलब ये 4 और 7 क्या है? ये पी के कॉस्ट प्राइस, ये आर्टिकल पी के कॉस्ट प्राइस और आर्टिकल क्यू आइटम पी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 4:7। समझ में आ गया? 4:7। अब यहां तक तो बात ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ है वो बोल दीजिए। आगे यहां पे ये हुआ कि इफ ही सेल्स द आइटम पी एट 25% प्रॉफिट, यदि आइटम पी को 25% प्रॉफिट पे बेचे, आइटम क्यू को 28 सही 4/7% प्रॉफिट में बेचे, तो ओवरऑल प्रॉफिट होता है 9,000 रुपए का, 9,000 रुपीज का। अब देखिए चाहे तो आप इसको परसेंटेज में रहने दो, चाहे तो आप इसको परसेंटेज में रहने दो, चाहे आप इसको क्या कर लो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है? हाँ नवीन मैं करवाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आइटम पी को आप बेच रहे हो 25% के प्रॉफिट पे बेचे, कितने? 25% पे। और क्यू को बेचे 28 सही 4/7% प्रॉफिट पे, 28 सही 4/7%। तो अब 20 सत्ते 196, 200/7%। 28 सही 4/7 का मतलब कितना होता है? 200/7%। आइटम क्यू को बेच रहे हो 200/7% के प्रॉफिट पर। बोलो हाँ। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो मुझे यह पता है कि ओवरऑल टोटल उसको कितना प्रॉफिट हुआ, टोटल 9,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसने आइटम पी को बेचा 25% के लाभ पर, ठीक है, और आइटम क्यू को बेचा 200 सही 7% के लाभ पर। ओवरऑल मुझे नहीं पता उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ, लेकिन एलिगेशन लगाने से आइटम पी और आइटम क्यू के कॉस्ट प्राइस का रेशियो, सीपी का रेशियो कितना आने वाला है? 4:3 आने वाला है, 4:3 आएगा रेशियो। सॉरी 4:3 नहीं, 4:7। 4:7 आएगा आइटम पी और आइटम क्यू के सीपी का रेशियो। हिमांशु क्यों नहीं समझ में आ रहा? फ्रैक्शन से भी आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिख रहे? ऑप्शन मैंने छुपा दिए हैं। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। 200/7। क्यों नहीं समझ में आ रहा? आइटम पी को इतने परसेंट प्रॉफिट पे, इसको इतने परसेंट लॉस पे, ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां से पी और क्यू के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। अब आइटम पी को 25% लाभ पर बेच रहे हो, क्यू को बेच रहे हो 200/7% के लाभ पर। ओवरऑल
मुझे ये नहीं पता, मैंने दो वस्तुएं बेची, इस पर 25% लाभ हुआ, इस पर 200/7% लाभ हुआ, तो टोटल कितने परसेंट लाभ हुआ, टोटल ओवरऑल कितने प्रतिशत लाभ हुआ, वो मुझे ही तो एलिगेशन से निकलेगा। लेकिन 4:7 क्या आ जाएगा, इनके सीपी का रेशियो आ जाएगा एलिगेशन लगाने के बाद। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया है कि यहां पे देखो, या तो इनके डिफरेंस से कैलकुलेट कर लो, इनके डिफरेंस से, ठीक है, या तो इनके डिफरेंस से कैलकुलेट कर लो, या सीधा सीधा अगर मुझे ये x निकालना है तो x निकालने का सीधा सीधा फंडा मैंने बताया कि 25 की 4 में गुणा करो, 25 चौका 100 प्लस 200/7 की इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 200 और बटे 4 + 7 कितना आ जाएगा तुम्हारा 11%। इतना सीधा सीधा मैंने फंडा बताया, 300/11%, 300/11% मैंने बताया है कि नहीं, सीधा सीधा फंडा। अरे मैंने बताया मीन वैल्यू निकालने के दो तरीके बताए थे, 25 की 4 में गुणा कर दो, 25 चौका 100 आ गया, 100 प्लस 200/7 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, 200/4 + 7 कितना आ जाएगा 11%, तो 300/11%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ओवरऑल आइटम पी और आइटम क्यू को बेचने पे उस व्यक्ति को 300/11% का लाभ हुआ है, 300/11% का लाभ हुआ है ओवरऑल। क्लियर है, 300/11% का लाभ हुआ है। फ्रैक्शन में करते तो और भी इजी हो जाता है, यानी कि आदमी को जो कुल प्रॉफिट हुआ है दोनों वस्तुओं को बेचने पर, वस्तु पी और वस्तु क्यू दोनों को बेचने पर, उस आदमी को ओवरऑल प्रॉफिट 300/11% हुआ है। 300/11% का मतलब होता है 3/11, कितना होता है फ्रैक्शन, 3/11। मतलब अगर टोटल कॉस्ट प्राइस 11 है, अगर आर्टिकल पी आर्टिकल क्यू का टोटल कॉस्ट प्राइस 11 है, तो 11 के समान पर उसको प्रॉफिट कितना हुआ है 3 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट हुआ है 9,000 रुपए का। तो 3 का मतलब कितना है 9,000 रुपए, तो 11 का मतलब कितना होगा 33,000 रुपए। 3 का मतलब 9, 1 का मतलब 3 और 11 का मतलब 33,000 रुपए, 33,000 रुपीज। मतलब आर्टिकल पी, आइटम पी और आइटम क्यू का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया टोटल 33,000 रुपए, 33,000 रुपीज। आइटम पी और आइटम क्यू का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 33,000 रुपए, 33,000। अगर 33,000 टोटल कॉस्ट प्राइस है, लेकिन आपसे तो ये पूछा है दोनों कॉस्ट प्राइस का वो बताना है, आप दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो 33,000 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस है। तो 11 की वैल्यू 33,000, अरे पी का कॉस्ट प्राइस है 4, सी का कॉस्ट प्राइस है 7, रेशियो से निकाल लो। 11 की वैल्यू 33, 1 की वैल्यू 3, तो 4 की वैल्यू 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए आर्टिकल पी का कॉस्ट प्राइस और 7 की वैल्यू 21,000 रुपए, 21,000 रुपए आर्टिकल क्यू का कॉस्ट प्राइस। आंसर जो होगा इसका 12,000 रुपए और 21,000 रुपए होगा। बताइए 100 कहां से आया, अरे 25 चौका 100, 200/7 × 7 200/7 4 11, ये मीन वैल्यू निकालने का तरीका है। दूसरा तरीका मैंने डिफरेंस भी लेके बताया था। अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम कराएंगे। बताइए यहां तक समझ में आया क्वेश्चन, यस और नो? पहले मुझे बताइए यस और नो करके आपको समझ में आया कि ये क्वेश्चन की नहीं, मेंस लेवल का सवाल है ये। फ्रैक्शन से भी हिमांशु ऐसे ही होगा, 25% को 1/4 लिख लो, 200/7% को 2/7 लिख लो, तो ये 3/11 आ जाएगा परसेंटेज की बजाय। ठीक है, मनाओ। क्लियर? इस कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत हुई हो? बहुत अच्छे से परसेंटेज का रेशियो भी कन्वर्ट कर सकते हो। 25% को 1/4, इसको 2/7, तो यहां पे 1/4 × 4 1 आ जाएगा, 2/7 × 7 2 आ जाएगा, 2/11 3/11 आ जाएगा डायरेक्ट। क्लियर है? यस सर। परसेंटेज से भी हो जाएगा, डिफरेंस से भी हो जाएगा, डिफरेंस भी लेकर कर सकते हो तो भी मीन वैल्यू आ जाएगी। एक पैटर्न पे मैंने 2 सवाल समझाए, अब भी नहीं समझ में आया तो गलती आपकी है। अगला क्वेश्चन समझेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है लगभग इसी टाइप का है। आइटम ए को 25% प्रॉफिट पे बेचा, बी को 10% लॉस पे बेचा, ओवरऑल 10% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, देखिए
अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, ये भी अब समझ आया है। हाँ, एक आइटम ए को बेचा है 25% के प्रॉफिट पे, तो आइटम ए, वस्तु ए को बेचा है 25% के लाभ पर, इस पे टोटल लाभ कमाया 25%। आइटम बी को बेचा है 10% के लॉस पर, तो इस पे आपको लॉस हुआ है 10%, इस पे आपको 10% का लॉस हुआ। ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ है, ओवरऑल आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है। तो यहां पे आप सीधा सीधा एलिगेशन लगा के 10 में से -10 को घटाइए तो 20 आ जाएगा, 25 में से 10 को घटाइए 15 आ जाएगा, तो 20:15। 20:15 का मतलब 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो आर्टिकल ए के कॉस्ट प्राइस, वस्तु ए के कॉस्ट प्राइस और वस्तु बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो सीधा सीधा कितना आ गया, 4:3 आ गया यहां से। तो ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से मीन वैल्यू निकाल लेंगे। यदि दोनों आइटम ए और बी को बेचे 20%, लॉस ऑफ 20% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, देन देयर इज ओवरऑल लॉस ऑफ 294 रुपए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम्स। अब देखो पिक्चर उसने चेंज कर दी, पिक्चर उसने चेंज कर दी। क्या पिक्चर उसने चेंज कर दी? उसने ये बोल दिया मेरे भाई कि वस्तु ए को भी 20% लॉस पे बेच रहे हो, बी को भी 6% के लॉस पर बेचो, तो ओवरऑल आपको 294 रुपए का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है? 294, 274। अगर वस्तु ए को 20% के लॉस पे बेच रहे हो, वस्तु बी को 6% के लॉस पे बेच रहे हो, जब एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने के बाद वस्तु ए और वस्तु ए के कॉस्ट प्राइस का रेशियो ही आना है 4/3। तो क्या मैं यहां से मीन वैल्यू नहीं निकाल सकता कि ओवरऑल ए और बी को बेचने पर कितने प्रतिशत का लॉस हुआ है? लगा दोगे 175:200। डी ऑप्शन बच्चे आंसर बता रहे हैं। देखिए 4:3। वैसे तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, ए के कॉस्ट प्राइस और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:3 है। आंसर 4:3 में होना चाहिए। ये आंसर नहीं है, आंसर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ए की ऑप्शन 4:3 दे रखा है, डी। आंसर तो यहीं पे निकल जाता, ठीक है, यही निकल जाता आंसर। तो केवल ए की एलिगेशन से आपका आंसर आ जाता, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यहां पे इसको 20% के लॉस पर, इसको 6% लॉस पर, ओवरऑल कितने प्रतिशत लॉस हुआ? साइन की चिंता मत कीजिए, अगर सब जगह माइनस है तो माइनस हटा दीजिए। अब मुझे बताइए 20 और 6 का डिफरेंस है 14 है, कितना है? 14%। तो डिफरेंस को बांट देंगे 4:3 में, तो 4:3 में बांटोगे तो 7 किलो 14, 1 किलो 2, तो 4 की वैल्यू 8%, 3 की वैल्यू 6%। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? 6%। तो मुझे एक बात बताइए, 20 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा? 14%। यानी कि ओवरऑल उस आदमी को जो लाभ हो रहा है, ओवरऑल उस आदमी को जो लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है? 14%। ओवरऑल उस व्यक्ति को 14% का लॉस हुआ है, जबकि उस व्यक्ति को रुपए में कितना लॉस हुआ है? 294 रुपए का, 294 रुपीज का। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 14 दूनी 28, 14 एकम 14, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2100 रुपए। 2100 रुपए, 2100 रुपीज टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वस्तु ए और वस्तु बी का। टोटल कॉस्ट प्राइस 2100 रुपए। विकास इतना समय नहीं है, फास्ट करना है। 2100 रुपए, ठीक है भाई, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करवा रहा हूं। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 2100 रुपए। तो वस्तु और ए और वस्तु बी का कॉस्ट प्राइस 2100 हो गया। आपसे पूछा ए और बी के कॉस्ट प्राइस अलग अलग, तो ए का कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट, बी का कॉस्ट प्राइस है 3 यूनिट, टोटल कॉस्ट प्राइस है 7 यूनिट, जबकि दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है? 2100 रुपए। तो 7 की वैल्यू 2100 रुपए, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 300 रुपए। तो आपसे पूछा आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट मतलब कितना? 1200 रुपए। आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट मतलब 900 रुपए। तो 1200 और 900 रुपए ए और बी के कॉस्ट प्राइस आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? अरे भैया अगर ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:3 है, तो यहां भी ए और बी के कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4:3 ही तो आना चाहिए था। ये एकदम शॉर्ट में फास्ट आपको कैलकुलेट करना है। मैं इतना आपको समझा रहा हूं, देर लग रहा है, वरना खुद से सॉल्व करो तो 30 सेकंड में सवाल बन जाएगा। अब कंसेप्ट क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप बनाइए। सवाल नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर है 22, सॉल्व इट। विकास इससे स्लो नहीं हो सकते। आकाश, सीडीएस का जो सिलेबस है
वो सीजीएल मेंस के सिलेबस से थोड़ा सा कम लेवल का है, लेकिन सिलेबस सीडीएस का लगभग लगभग सेम ही है सीजीएल से। और शॉर्ट दुर्गे से शॉर्टेस्ट मेथड सा सबसे छोटा। वीडियो ब्लर नहीं आ रही है, सब इजी है, क्लियर है। मस्त समझ में आ गया गौरव को? एक ही टाइप के क्वेश्चन है शुभम, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, बताइए बच्चों को। ठीक है, मल्टीपल एलिगेशन पढ़ा रहा हूं ना विशाल में। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? सारे एक ही टाइप के क्वेश्चन है शुभम, बिल्कुल एक ही टाइप के क्वेश्चन है। मैथ्स की बुक आने में भी समय लगेगा, थोड़ा फास्ट चलते हैं। एक सेलर ने 3 आइटम बेचे, एक सेलर ने 3 वस्तुएं बेची। अब देखो ये तगड़ा क्वेश्चन आ गया। और एक सेलर ने 3 वस्तुएं बेची, 15%, 25% एंड 40% के प्रॉफिट पर रेस्पेक्टिवली। 15, 25 और 40% का प्रॉफिट कमाया। उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ए और सी से, ए और सी से मिलाकर उसको प्रॉफिट हुआ है 30%। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 आइटम इज 28%, जबकि तीनों आइटम से टोटल प्रॉफिट 28% है। यदि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इज 50, यदि उसने टोटल 50 वस्तुएं बेची, कितनी वस्तुएं बेची है? 50। तो बताइए इंडिविजुअल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। इंडिविजुअल नंबर ऑफ आइटम, एक सेलर ने, एक दुकानदार ने 3 प्रकार की वस्तुएं बेची, वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी। ठीक है, ए बी सी। कुछ वस्तुएं ए की थी, कुछ वस्तुएं बी की थी, कुछ वस्तुएं सी की थी। अब मुझे बताइए, ए वाली जो वस्तुएं हैं उसने 15% के लाभ पर बेची, बी वाली वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची, सी वाली वस्तुएं 40% के लाभ पर बेची। ठीक है, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मैं कोई वस्तु 20% के लाभ पर बेचता हूं और दूसरी 40% के लाभ पर बेचता हूं, ओवरऑल 30% का लाभ हुआ, तो आता है 1:1। ये क्या होता है? ये होता है कॉस्ट प्राइस का रेशियो। लेकिन अगर मैं एक वस्तु ना बेच के मैं बेचूं ये 10 वस्तुएं और ये बेचूं मैं 40 वस्तुएं, तो जब मैं 10 और 40 अलग अलग वस्तुओं की संख्या बेच रहा हूं तो जो रेशियो आता है वो नंबर ऑफ आइटम्स का आता है। नहीं समझोगे? क्वेश्चन पे फोकस करो आप। 3 वस्तुएं बेची ए बी सी, ए को 15% प्रॉफिट कमाया, बी पर 25%, सी पर 40%। ओवरऑल ए और सी पर प्रॉफिट 30% है। तो मुझे बताइए ए और सी पे बात करते हैं। ए और सी पे, ए वस्तुओं पर, ए प्रकार की वस्तुओं पर कितना लाभ कमाया है? 15%। सी प्रकार की वस्तुओं पर कितना लाभ कमाया है उसने? 40%। ओवरऑल ए और सी प्रकार की वस्तुओं पर कितना प्रॉफिट कमाया है उसने? 30%। ए और सी टाइप की वस्तु पर कितना प्रॉफिट कमाया? 30%। तो एलिगेशन लगाओगे 40 माइनस 30 10 आ जाएगा, 30 माइनस 15 15 आ जाएगा। तो 10:15 का मतलब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2:3 आ जाएगा। मतलब ए प्रकार के आइटम और सी प्रकार के आइटम की संख्या का रेशियो 2:3 है। A/C कितना आ गया? 2:3। हाँ वीरेंद्र, समझ में आ रहा है? 2:3। डी ऑप्शन बच्चों का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। अब देखिए, तीनों से कुल मिलाकर 28% का लाभ हुआ। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 आइटम इज 28%। तीनों वस्तुओं से कुल मिलाकर 28% का लाभ हुआ। तीनों वस्तुएं मतलब ए प्लस बी प्लस सी से कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ है? 28%। अब मैं यहां भी एलिगेशन लगा रहा हूं। आज एक इतना बढ़िया तरीका आपको एलिगेशन का सिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि a प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा? मुझे पता है कि उस व्यक्ति को a प्लस सी पर ओवरऑल इस व्यक्ति को 30% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? 30% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ? a प्लस सी पर उस व्यक्ति को 30% का लाभ हुआ है। मुझे इतनी भी बात पता है कि उस व्यक्ति को बी पर कितने, उस वस्तु को बी, उस आदमी को बी प्रकार की वस्तुओं पर कितना लाभ हुआ है? बी प्रकार की वस्तुओं पर 25% का लाभ हुआ है। मुझे यह भी पता है 25% प्रॉफिट हुआ है। गौर से सुनना। हाँ,
यहां पे यही तो बात इंपॉर्टेंट है कि ए प्लस सी पर 30% प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो ए प्लस सी टाइप की वस्तु, ए प्लस सी पर 30% प्रॉफिट, बी पर 25% प्रॉफिट, तो एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने के बाद क्या मीन वैल्यू में ए प्लस सी प्लस बी नहीं आ जाएगा? तो मुझे पता चल गया कि ए प्लस सी प्लस बी पर ओवरऑल ए प्लस सी प्लस बी पर उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 28% का प्रॉफिट हुआ है, 28%। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? ए प्रकार की वस्तुओं पर 15%, सी पर 40%, ओवरऑल ए प्लस सी पर 30%। एलिगेशन लगा के ए और सी का रेशियो आ गया 2:3। 3 आइटम्स पर ओवरऑल 28% का लाभ हुआ है, तो ए प्लस सी पर मुझे पता है 30% है, मुझे पता है बी पर 25% है, तो ए प्लस सी और ये प्लस बी ओवरऑल हो गया 28। तो ओवरऑल कितना देखा? 28%। 28%। बोलो क्लियर है? हाँ ठीक है। हाँ, रतन को सब समझ में आ रहा है, दुर्गेश का आंसर आया, क्लियर है। अब मुझे बताइए, जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो 28 माइनस 25 आ जाएगा 3, और 30 माइनस 28 आ जाएगा 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। तो ये रेशियो जो आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। मतलब ए प्लस सी से बी का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। ए प्लस सी से बी का रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। बोलो हाँ। मुझे ये पता है कि उस आदमी ने टोटल कितनी वस्तुएं बेची हैं? 50। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए टाइप की वस्तुएं, बी टाइप की वस्तुएं और सी टाइप की वस्तुओं का क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। मुझे ए रेशियो, बी रेशियो, सी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वैसे मुझे पता है कि ए और सी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, ए और सी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, आंसर ये नहीं है। ए और सी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, आंसर ये नहीं है। ए और सी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, आंसर ये नहीं, आंसर डी ऑप्शन है। तो बिना ये वाला प्रोसेस किए भी आप आंसर बता सकते थे ऑप्शन से। अगर ए और सी का ना दिया होता तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, फिर आपको शायद बी प्लस सी का देता या ए प्लस बी का देता, लेकिन कोई ना कोई देता। ये लॉजिक आप पकड़ पा रहे हो? ए पर प्रॉफिट 15, सी पर 40, ए प्लस सी पर 30, तो यहां से ए और सी के रेशियो आ गया, सही है। ए प्लस सी पर 30% है, बी पर 25%, ओवरऑल ए प्लस सी प्लस बी पर प्रॉफिट 28% है। क्लियर है? दो दो लेकर लग सकता है एलिगेशन। 28 माइनस 25 3, 30 माइनस 28 2, तो ए प्लस सी से बी का रेशियो कितना आ गया? 3:2। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ए रेशियो, बी रेशियो, सी ये चाहिए। अब देखो गौर से सुनना, मैं क्या करता हूं। यहां पर a प्लस सी कितना है? तुम्हारा 5 है। यहां पर a प्लस सी कितना है? 3 है। रेशियो को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। दोनों रेशियो को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। ये 5 है a प्लस सी, यहां 3 है, यहां से a प्लस सी 5 है, यहां a प्लस सी 3 है, तो 5 और 3 को 15-15 करना पड़ेगा। तो यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 दूनी 6, ये तो जाएगा 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3 3 9, 6 और 9, 6 और 9 हो गया। यहां पे 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 15:10। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर a की वैल्यू 6 है तो c की वैल्यू 9 है, तो a प्लस सी तो हो गया 15, तो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 10, यानी कि a b c का रेशियो 6:10:9 है, 6:10:9। तीनों का अलग अलग एलिगेशन लगेगा दो चीजों पे ही, एलिगेशन लगेगा दो चीजों पे ही। ऑप्शन में क्रेडिबिलिटी नहीं आती, इसलिए तो मैं पूरा मेथड आपको सिखा रहा हूं, अदरवाइज ऑप्शन से करा के आगे बढ़ जाता। तो ये लॉजिक कहां सीख पाते आप, जो मैंने आपको नया कंसेप्ट आज सिखाया है। ठीक है बसंत, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? तो अगर a प्लस सी तुम्हारा, a प्लस सी 5 है, ये तुम्हारा 3 है, तो 15-15 मैंने इक्वल बना लिया। अगर a 6 है तो c 9 है, तो b ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 10। अब टोटल वस्तुएं 6 10 16 9 25 हो गया, तो 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। एक की वैल्यू हो जाएगी 2, एक की वैल्यू 2 है, तो a प्रकार की वस्तुएं 12, b प्रकार की 20 और c प्रकार की 18। 12 20 और 18 क्वेश्चन का आंसर है। 12 20 और 18 आपका कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। देखो एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर a प्लस बी का पेयर भी ले सकते हैं क्या?
ए प्लस बी का पेयर तो बेटा तभी लोगे ना जब ए प्लस बी का प्रॉफिट आपको दे रखा हो। लॉजिक आपको ये पकड़ना है कि आपको दिया है यहां पे ओवरऑल प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट 28%, आपको दिया है ए प्लस सी पर। आप देखो यहां पे ये समझो कि आपको दिया है ए प्लस सी पर प्रॉफिट कितना 30%, आपको दिया है ओवरऑल प्रॉफिट ए प्लस बी प्लस सी पर 28%। तो मुझे अगर एलिगेशन लगाना है तो अगर मैं बी का प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड कर दूं 25%, तो ए प्लस सी प्लस बी, तभी तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा। इस वजह से किया मैंने ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है? तो ए प्लस बी प्लस सी लाने के लिए ए प्लस सी दे रखा है, मेरे पास बी है। अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है। किसी को कोई टफ लगा क्या? कुछ भी डिफिकल्ट लगा इसमें? मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट है भाई? ठीक है। सचिन को समझ आ गया है, अंशुमन ऑनलाइन है, शुभम को मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सवाल नंबर जो है आपका 23, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए मैं इसको करा दूं कि छोड़ दूं? अच्छा तगड़ा पढ़ाते हैं, ओके ओके। क्वेश्चन करा दूं कि छोड़ दूं? कर लोगे क्या? सीडीएस के प्रीवियस ईयर तो लगा लो। नहीं, अगर कृष्णा ए प्लस सी का नहीं देगा तो डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन भी तो हमने बता दिया ना, बाई ऑप्शन भी कैसे करना था। इसको करा दे कि खुद कर लोगे? रजनीश कह रहे हैं आपके लिए तो सब आसान है, तुम्हारे लिए भी आसान होगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। छुट्टी वुट्टी बाद में देखेंगे, खुद कर लेंगे। तो ये सेम ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से करना। सेम क्वेश्चन है बट डाटा चेंज किया है हमने, कुछ नहीं है सवाल में। मैं अगला सवाल बता रहा हूं, सवाल नंबर है 24। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं कहूंगा कि ये एलिगेशन का बेस्ट क्वेश्चन है, ये एलिगेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। जस्ट सॉल्व इट, बनाइए इसको, कर लेना, खुद कर लेना। सेम वही क्वेश्चन है बट डाटा चेंज किया है। शुभम को मजा आ रहा है? चलिए सॉल्व इट। सवाल नंबर 24। विशन खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक सवाल को 2-3 बार लगाइए। अमित कह रहे हैं 10 दिन की छुट्टी कर देना, अभी पड़ेगा घूसा तुम्हारे 10 दिन की छुट्टी। नहीं बकवास है अभिषेक, ठीक है। सनी कहते हैं आप सब मोस्ट कहते हैं। कहां से लाए हैं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छी बुक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, छाप लो, सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट सीट। अच्छा मैं देखता हूं एक बार, क्वेश्चन बनाइए। सवाल नंबर 24। हाँ, इसका आंसर क्या? इसका बच्चों ने आंसर भी याद कर रखा है। आपको बहुत सारे जो है सारे मेंटर्स इस सवाल को कराते हैं क्योंकि अच्छा सवाल है, कराने लायक। सवाल नंबर 24 देखिए, 3 क्लास XYZ, 3 क्लास है। देखिए 3 क्लास है XYZ, गौर से सुनना। क्लास X है, क्लास Y है, क्लास Z, 3 क्लास है। ये 3 अलग अलग क्लास बोले। क्लास X का जो एवरेज स्कोर है वो है 83। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गौर से सुनना, क्लास X, तो क्लास X का जो एवरेज स्कोर है, औसत अंक जो है क्लास X के बच्चों के वो 83 हैं, जबकि यहीं पर क्लास Y के बच्चों के एवरेज स्कोर 76 है, जबकि क्लास Z के बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 85 है, 85 है। ये औसत अंक दे रखे हैं। ठीक है, क्या दे रखे हैं? औसत। क्लियर है ना? नहीं वीरेंद्र, अच्छा सवाल है, थैंक यू देवेंद्र भाई। अब देखिए यहां पे ये बोला है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास X एंड Y टुगेदर इज 79। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। अब देखिए दो चीजों को मर्ज कर दिया, क्लास X और क्लास Y दोनों के स्टूडेंट का टुगेदर एवरेज स्कोर 79 है। ये क्लास X से क्लास Y दोनों के स्टूडेंट का टुगेदर एवरेज 79 है। तो मुझे एक बात बताइए, ये रहा क्लास X,
क्लास एक्स के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 83, ये रही क्लास वाई के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 76, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर है 79। क्लास एक्स और क्लास वाई के दोनों स्टूडेंट को अगर हम मिला दे तो उनका एवरेज स्कोर है 79। तो अगर मैं यहां पे एलिगेशन लगाऊंगा 79 माइनस 76 3, 83 माइनस 79 4, यानी कि क्लास एक्स और क्लास वाई के स्टूडेंट का रेशियो 3:4 आ गया। किसका रेशियो आएगा? 3:4। पहले हम एक्स और वाई पे एलिगेशन लगाएंगे कि क्लास एक्स का एवरेज स्कोर 83, वाई का 76 और ओवरऑल एक्स प्लस वाई का 79। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? अच्छा, अब देखिए आगे चलते हैं। पांच काफी कंडीशन यहां पे दे रखी हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लासेस वाई एंड जेड टुगेदर इज 81। क्लास वाई ये रहा क्लास वाई, ये रहा क्लास जेड, तो वाई और जेड के स्टूडेंट का जो टोटल एवरेज स्कोर है वो है 81। तो एलिगेशन ऑफ किस पे लगा दो? वाई और जेड पे। मुझे इतनी बात पता है कि वाई स्टूडेंट का, वाई क्लास के स्टूडेंट का है एवरेज 76, जबकि जेड क्लास के स्टूडेंट का एवरेज 85 है। और अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल वाई और जेड क्लास के स्टूडेंट का एवरेज कितना है? 81 है। मजा आ रहा है? तो 85 माइनस 81 कितना आ जाएगा? 4, और 81 माइनस 76 कितना आ जाएगा? 5 5 आ गया, 4:5। बोलो बात समझ में आई? तो मुझे यहां से एक चीज मिल गई कि क्लास एक्स, क्लास वाई और क्लास जेड के स्टूडेंट का रेशियो x:y 3:4 है, y:z 4:5 है। देखो दोनों जगह y कॉमन है, यहां भी y 4 है, यहां भी y 4 है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं क्लास x, क्लास y और क्लास z के स्टूडेंट का रेशियो 3:4:5 है। अगर आपसे स्टूडेंट का रेशियो पूछा होता तो आंसर होता 3:4:5। क्लास एक्स, क्लास वाई और क्लास जेड के स्टूडेंट का रेशियो 3:4:5 है। इसके आगे नहीं हो रहा। अब बताएंगे। अब देखिए जो चीज उसने पूछी है वो जबरदस्त है, जो चीज इसने पूछी है बेटा वो जबरदस्त है। इसने क्या पूछ लिया? इसने तो हद कर दी। इसने ये पूछ लिया कि एवरेज स्कोर आपको बताना है सारी की सारी 3 क्लासेस का टेकन टुगेदर। क्लास एक्स, क्लास वाई और क्लास जेड तीनों के तीनों स्टूडेंट को, हाँ ओनली लैंग्वेज में डिफरेंट था, तीनों के तीनों स्टूडेंट को अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो सारे स्टूडेंट का ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या है ये आपको बताना है। मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से बताऊंगा, 2 मेथड से। तो फर्स्ट मेथड समझ लो। एक्चुअली आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि x प्लस वाई प्लस जेड की एवरेज वैल्यू क्या है, क्लास x, y और z के स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है। तो फर्स्ट मेथड समझिए। फर्स्ट मेथड है एलिगेशन, ट्रिपल एलिगेशन में यहां पे आपको लगाऊंगा। x प्लस वाई प्लस जेड आएगा कैसे? अगर मुझे पता है x प्लस वाई की वैल्यू, मुझे पता है क्लास x और क्लास y का ओवरऑल एवरेज स्कोर मुझे पता है 79 है। कितना है? 79। मुझे पता है जेड क्लास का एवरेज स्कोर है 85। तो मुझे इतनी बात पता है कि अगर मैं x प्लस वाई को z के साथ कंबाइंड कर दूं तो x प्लस वाई प्लस जेड क्लास का स्कोर आ जाता है। बोलो हाँ। ठीक है? क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत? दोनों तरीके से बताऊंगा। अगर मुझे निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज स्कोर, तो अगर मैं x प्लस वाई स्टूडेंट को जेड स्टूडेंट के साथ कंबाइन कर दूं तो क्लास x प्लस वाई प्लस जेड का ओवरऑल एवरेज स्कोर आ जाएगा। ठीक है? सही है? नाउ मुझे बताइए कि x प्लस वाई में एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो आएगा, एलिगेशन लगाने के बाद रेशियो किसका आएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। मुझे बताइए x प्लस वाई में कितने स्टूडेंट है? 4 3 7। कितने हैं? 7। और z में कितने स्टूडेंट है? 5। तो एलिगेशन लगाने के बाद एक्चुअली में जो रेशियो आना चाहिए वो 7:5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 7:5। एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? रेशियो 7:5 आएगा, 7:5 आएगा। अरे x प्लस वाई में अगर 7 है तो z में कितने स्टूडेंट है? 5। रेशियो आएगा 7:5। ठीक है? वीडियो सही चल रही है? आपको समझ में आ रहा है? तो यहां पे मुझे पता है x प्लस वाई और z,
एलिगेशन पे x प्लस वाई प्लस जेड, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे केवल मीन वैल्यू निकालनी है, हमको केवल मीन वैल्यू निकालनी है। अरे बोलो हाँ। पहले मुझे यस और नो करके बताओ आपको समझ में आया है? रवि भाई आई लव यू टू। तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। 81.5 निखिल, सत्यम, तीरू। मीन यस और नो करके पहले बताओ समझ में आया कि नहीं? x प्लस वाई मुझे पता है 79, जेड है 85, तो ओवरऑल एवरेज स्कोर आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड क्लास टेकन टुगेदर। यस, समझ में आया? केशव, श्याम 71.5 नहीं है। ठीक है, वीडियो सही चल रहा है। 81.5 सत्यम गुस्सा हो रहे हैं, ए ऑप्शन। अच्छा इधर देखो, मुझे मीन वैल्यू निकालने, मीन वैल्यू निकालने के दोनों ही तरीके। फर्स्ट मेथड क्या है कि 79 और 85 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। इस 6 को ब्रेक कर दो 7:5 में, तो 7:5 यानी कि 12 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 0.5, तो 7 की वैल्यू 3.5। अरे 7 की वैल्यू 3.5 हो जाएगी और 5 की वैल्यू हो जाएगी 2.5। अरे पहले फास्ट फास्ट करना सीखो चीजों को। 79 और 85 का डिफरेंस है 6। 6 को आप ब्रेक कर दो 7:5 में, तो 12 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 0.5, तो 7 की वैल्यू 3.5, 5 की वैल्यू 2.5। सेकंड मेथड भी बताऊंगा। तो मीन वैल्यू जो होगी 85 से छोटी होगी, 85 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी? 3.5। 85 में से 3.5 घटाओ, 85 में से 3.5 घटाओ, कितना आ जाएगा? 81.5। 81.5 में से 79 घटाओ, कितना जाएगा? 2.5। यानी कि तीनों क्लास का जो एवरेज स्कोर है मिलाकर ओवरऑल टेकन टुगेदर कितना हो जाएगा? 81.5। 81.5 क्वेश्चन का आंसर होगा ये वाला 81.5। ठीक है, दिस। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देंगे, एक्स वाई जेड का पूछा है, तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, गलत हो जाएगा। स्टूडेंट भी तो अलग अलग हैं, एक्स प्लस वाई और ये जेड। समझ में आया है भाई? 7:5 कहां से आया मुझे बताइए? यहां पे x प्लस वाई में जितने स्टूडेंट है, जेड में कितने स्टूडेंट है उसका ही तो रेशियो लोगे। x प्लस वाई में कितने? 4 3 7 और जेड में कितने? 5। इस वजह से 7:5 आया। बिल्कुल डेविएशन से भी होगा निखिल, मैं इसको डेविएशन से भी समझाऊंगा। विकास ऐड ऑल का नहीं कर सकते, वो तब करते हैं जब क्लास में तीनों क्लास में स्टूडेंट बराबर हो। यहां पे तीनों क्लास में स्टूडेंट अलग अलग हैं, तो सीधा जोड़ के एवरेज नहीं निकाल सकते। ये तरीका सही है। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचेंगे कि निकालना तो x प्लस वाई प्लस जेड ही है ना, तो अगर मुझे क्या दे रखा है? मुझे y प्लस जेड भी तो दे रखा है। मुझे यहां पे दे रखा है क्या? y और z का एवरेज स्कोर 81। मुझे दे रखा है y प्लस जेड क्लास का ओवरऑल एवरेज स्कोर 81। मुझे पता है क्लास x का एवरेज स्कोर कितना है? 83। एलिगेशन इस पे लगाओगे तो भी तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अगर तुम इस पे एलिगेशन लगाओगे तो भी तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। अरे यहां पे y प्लस जेड को कंबाइंड कर दो x के साथ, तभी भी x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। बोलो हाँ। अब मुझे पता है क्लास x में कितने स्टूडेंट है? 3। y प्लस जेड में कितने स्टूडेंट है? मिलाकर 5 4 9 यूनिट। ये आ गया 3:9। अरे एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो आता है वो स्टूडेंट का ही तो आता है, 3:9। x प्लस वाई 79 कैसे? अरे दिया है x प्लस वाई का एवरेज स्कोर 79 दिया है, x प्लस वाई का एवरेज स्कोर 79। ठीक है, अब बताइए। अब देखो यहां पे डिफरेंस कितना आएगा? 83 और 81 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। 83 और 81 का डिफरेंस आएगा 2। 3:9 का मतलब होता है 1:3। 1:3 मतलब 4 में बांट देंगे 2 को, तो ये 1 प्लस 3 कितना होगा? 4। 83 और 81 के डिफरेंस को 1:3 में बांट दो। 4 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 0.5, तो 1 की वैल्यू 0.5 आ गई, 3 की वैल्यू 1.5 आ गई। ठीक है, 81 से बड़ा होगा मीन वैल्यू, कितना बड़ा होगा? 0.5, तो 81.5 आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर है? कोई दिक्कत?
डेविएशन मेथड से भी आएगा। अब मैं, ये तो हो गया एक तरीका, अब मैं बता रहा हूं डेविएशन से। विशाल बिल्कुल अब मैं डेविएशन से बता रहा हूं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं हटा रहा हूं, मैं ये हटा रहा हूं, गौर से सुनना। मैंने यहां पे एलिगेशन लगा के ये निकाल लिया कि तीनों क्लास, क्लास एक्स, क्लास वाई, क्लास जेड में जो स्टूडेंट है वो 3:4:5 में रेशियो में, इस रेशियो में क्लास एक्स वाई जेड में रेशियो है। इतना तो आपको एलिगेशन लगा के निकालना ही पड़ेगा। अब मुझे बताइए, क्लास एक्स का जो एवरेज स्कोर है वो है 83, क्लास वाई का जो एवरेज स्कोर है वो है 76, क्लास जेड का जो एवरेज स्कोर है वो है 85। वो कितना है? 85। आपसे पूछा है कि क्लास एक्स और y और z का ओवरऑल एवरेज स्कोर क्या है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी डेविएशन वाली, डेविएशन समझाया था, क्लियर है? y की वैल्यू अलग हो, डेविएशन समझाया था, कैसे करोगे? मुझे पता है कि x का 83 है, y का 76 है, z का 85 है, तो मैंने मान लिया कि पूरी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो 83 है। क्या मान लिया मैंने? एवरेज स्कोर पूरी तीनों क्लासेस का एवरेज स्कोर 83 है। क्या मान लिया मैंने? तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 83 मान लिया। क्या मान लिया बेटा मेरे? 83 मान लिया। तीनों क्लास का एवरेज स्कोर 83 मान लिया। तो यहां डेविएशन है 0, तो 0 × 3 तो 0 हो गया। यहां डेविएशन कितना है? -7। एवरेज से कंपेयर करते हैं, 83 से 76 कितना कम है? -7। तो 4 7 28, कितना आएगा? -28, ये आ जाएगा। इसको कंपेयर करोगे तो एवरेज से कितना ज्यादा है? 2, तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 10। तो ये टोटल डेविएशन आ गया, ये टोटल डेविएशन आ गया। बोलो हाँ। मैंने मान लिया x + y + z 83 है, कुछ भी मान लो, अरे कुछ भी मान लो, 83 80 85 90 100, मैंने मान लिया ये 83 है। एवरेज से कंपेयर करो, कितना है? 83 और 83 का डिफरेंस 0, तो 3 × 0 नेट डेविएशन 0 आ गया। ये कितना है? -7। तो 4 7 28, -28। 83 को 85 से कंपेयर करेंगे, एवरेज से कितना ज्यादा है? 2, तो 5 पे कितना ज्यादा हो जाएगा? 10। तो ये टोटल डेविएशन आ गया। टोटल डेविएशन को सारे स्टूडेंट में 4 3 7 5 12 में इक्वल बांट दो, इक्वल बांट दो। 80 से करें भी तो भी इजी हो जाएगा, इससे भी कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो 83, मुझे बताइए, -28 + 10 -18 होता है, -18/12 माइनस का 1.5 होता है, और 83 - 1.5 कितना आता है? 81.5 आ गया आंसर। 81.5 आंसर आ गया, 81.5। विकास से भी आ जाएगा। 3 × 83 कर लो, 4 × 76 कर लो, 5 × 85/12 कर लोगे तो भी आ जाएगा। 80 से करेंगे तो और इजी हो जाएगा। तो डेविएशन भी यहां पे लग सकता है। मैंने मान लिया कि 83 76 85 के आसपास एक संख्या कौन सी है? 83, कि ओवरऑल तीनों क्लासेस का जो एवरेज है वो 83 है, 83 है। तो यहां नेट डेविएशन एवरेज से कंपेयर करो 0 है। यहां -7 है, तो 4 पे कितना हो जाएगा? -28। ये +2 है तो 5 पे कितना हो जाएगा? +10, और बटे ओवरऑल किससे डिवाइड कर दिया? 12 से। ठीक है। हाँ चंदन समझ में आया? थैंक यू विशाल। उत्कर्ष, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है लगभग। जस्ट सॉल्व इट। बनाइए क्वेश्चन को। ऋषभ x + y + z + 3 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि तीनों क्लास में स्टूडेंट अलग अलग हैं। तीनों क्लास में जो स्टूडेंट है वो अलग अलग है, बराबर नहीं है। एक क्लास में एक बच्चा है, दूसरी क्लास में 100 बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 5 बच्चे हैं, सबका एवरेज स्कोर अलग अलग है। तो ऐसा थोड़ा ना कि जोड़ के तुम आधा कर दो, 3 से डिवाइड कर दोगे। पहले ये भी तो डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कितने कितने क्लास में। जस्ट सॉल्व इट। सवाल नंबर 25। अमित भाई बनाइए, क्वेश्चन सामने है। थैंक यू विशाल भाई।
पीयूष को आगे। पहले मुझे बताइए कि जो लास्ट क्वेश्चन है कितने स्टूडेंट को समझ में आया है? ये आप लोगों को समझ में तो आया है ना? हाँ भाई, ठीक है। चलिए 25 नंबर। हेमंत अब से नहीं आएंगी, ठीक है, बनाइए। मुनेश, सिद्धार्थ करो। एक बस एजेंसी है, बस एजेंसी के पास, बस एजेंसी में 2415 बसें हैं, टोटल इतनी बसें हैं। ही सोल्ड सम बसेस, उसने कुछ बसों को 12% प्रॉफिट पे बेचा, सम अदर बसेस को 8% लॉस पे बेचा, और रेस्ट को 20% के प्रॉफिट पे बेचा। तो तीनों, तो उसने एक बस एजेंसी के पास 2415 बसें हैं, ठीक है। तो कुछ बसों को बेचा उसने, कुछ बसों को बेचा उसने 12% के प्रॉफिट पर, तो ये 12% का प्रॉफिट कमाया है। अदर बसेस को बेचा 8% के लॉस पर, कुछ बसों पर उसने 8% की हानि हुई है उसको, और बाकी बची कुछ ही बसों को बेचा उसने 20% के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर, ठीक है। Thus he gains 4% on the sale of first two types. फर्स्ट टू टाइप्स पर उसको कितना हुआ? फर्स्ट टू टाइप्स पर उसको हुआ है 4% का गेन। फर्स्ट टू टाइप की बसों पर 4% का गेन हुआ है फर्स्ट टू टाइप्स पर। एंड अदर्स सेकंड एंड थर्ड टाइप्स पर उसको हुआ है 8% का गेन, और सेकंड और थर्ड टाइप की बसों पर उसको हुआ है 8% का गेन। तो बताइए नंबर ऑफ बसेस सोल्ड फर्स्ट एंड सेकंड टाइप। तो फर्स्ट और सेकंड टाइप की जो उसने बस बेची है उनकी संख्या आपसे पूछी है। ऑप्शन नहीं दिख रही, ऑप्शन मैंने हटा दिए। देखिए ये है आपकी फर्स्ट टाइप की बस और सेकंड टाइप की बस, इस पे 20%, इस पे क्या है 12% का लाभ कमाया है, इस पे 8% का लॉस, ओवरऑल हुआ 4% का प्रॉफिट। तो देखिए एलिगेशन लगाओ, 8 4 12 हो गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, तो 12:8 आ गया ये रेशियो। फर्स्ट और सेकंड टाइप की बसेस का रेशियो 12:8 आ गया। अब देखिए मुझे इतना पता है ये सेकंड टाइप है और ये थर्ड टाइप है। सेकंड टाइप की बसों पर 8% का लॉस है, थर्ड टाइप की बसों पर 20% का प्रॉफिट है, और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल 8% का प्रॉफिट है। तो डिफरेंस 20 माइनस 8 12, 8 प्लस 8 ये हो जाएगा तुम्हारा 16, 12:16 आ गया, ठीक है। 12:16 मतलब 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3:4 हो गया। ये तुम्हारा 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो गया, 3:2 हो गया। तो यहां से मैं तीनों प्रकार की बसेस फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप की बसेस का रेशियो नहीं निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकते हो, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझे बताइए यहां ये फर्स्ट और सेकंड का रेशियो 3:2, सेकंड और थर्ड का रेशियो 3:4, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से, यानी कि ये हो गया 9:6। यहां किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। अरे तभी तो इक्वल होगा। मतलब अगर सेकंड की वैल्यू 6 है तो थर्ड की वैल्यू कितनी होगी? 8। 9:6:8 हो गया। बोलो हाँ। यस सर। फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप की बस जो उसने बेची हैं वो 9:6:8 के रेशियो में बेची हैं, और टोटल कितनी बस बेची है? 2415। तो 9 6 15 8 23, तो 23 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2415। तो 1 यूनिट के लिए 23 से कम 23, 0 23, 1 यूनिट के लिए हो जाएगी 105, 105। 1 यूनिट के लिए हो जाएगी 105। अगर 1 यूनिट के लिए 105 है तो आपसे पूछा है पहली और दूसरे प्रकार की बेची गई बस, तो एक पहली और दूसरे प्रकार की बस है 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 15 यूनिट के लिए 1575। 1575 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1575। 1575 फर्स्ट और सेकंड टाइप की टोटल कितनी हो जाएंगी? 1575। आसान ही सवाल था, ठीक है। अगला सवाल हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट 26। कर लोगे? यहां तक समझ में आया? वेरी इजी लगने लगे अब क्वेश्चन। हाँ, दुर्गेश 76 से 85 के बीच में आप किससे कहीं से कोई भी नंबर मान लो, ऐसा नहीं कि 76 से 85 मानोगे, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, एनी नंबर, लेकिन सुविधा के हिसाब से आप 76 और 85 के बीच में ही मानो, सुविधा रहेगी, कैलकुलेशन आसान होगी, ठीक है। बनाइए सवाल नंबर 26।
छाप लो, अजय छाप लो। हाँ ओके, टाइम उतारने का, अच्छा उतार लो यार, यार ऐसे कहाँ, बहुत टाइम लग जाएगा ना फिर तो, आपको उतार लो चलो। ठीक है चले, ये सवाल है अगला, बनाइए। थैंक यू पारस भाई। रतन तुम्हारा आंसर सही है। एक बार और, थोड़ा जहर कम हुआ। अच्छा, स्क्रीनशॉट हमने बैन कर रखा है। क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपके सवाल में है सवाल। देखिए, देयर आर टू टाइप कॉइन्स इन ए बॉक्स। एक बॉक्स में दो प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। और टोटल मनी जो है बॉक्स में वो 36 रुपए है, और टोटल जो कॉइन है वो 90 है। तो बताइए कि नंबर ऑफ कॉइन्स, यदि नंबर ऑफ कॉइन्स को इंटरचेंज कर दें तो बताइए टोटल मनी क्या होगी बैग में, टोटल मनी क्या होगी। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से, जो मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब मैं इसको बताऊंगा एलिगेशन से। मुझे बताइए, दो प्रकार के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के हैं और कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल टोटल जो है 36 रुपए। ओवरऑल बैग में कितने रुपए? 36 रुपए। 36 रुपए का मतलब होता है 3600 पैसे। तो 90 सिक्के हैं बैग में, 90 सिक्कों की कीमत 3600 रुपए है। तो एक सिक्के पे कितने पैसे पड़ रहे हैं? एक सिक्के पे कितने पैसे पड़ रहे हैं? तो आप कहोगे 40 पैसे। यदि मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल एक सिक्के की कीमत 40 पैसे है। यही तो होता है एवरेज का मतलब, एलिगेशन का मीन वैल्यू का मतलब। थैंक यू ऋषिकेश भाई। ठीक है भैया, 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, ओवरऑल टोटल 90 सिक्के हैं, तो 90 सिक्कों की कीमत 3600 रुपए। तो हर एक सिक्के की जो वर्थ है वो 40 पैसे है। हर एक सिक्के की ओवरऑल एवरेज वर्थ 40 पैसे है, तो तभी तो 90 सिक्कों की कीमत 3600 होगी। ठीक है, तो एलिगेशन लगाएंगे तो 50 माइनस 40 10, 25 माइनस 40 15, 10:15 आएगा, 2:3, 2:3, 2:3। बोलो कोई दिक्कत है? जो ये किसका रेशो आ गया? सीधा सीधा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो आ गया। मतलब 25 पैसे के अगर 2 यूनिट कॉइन है तो 50 पैसे के 3 यूनिट कॉइन है। सीधा सीधा रेशो आ गया, सीधा सीधा रेशो आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स का। ठीक है, क्लियर है? हाँ, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि अगर सिक्कों की संख्या को इंटरचेंज कर दे, मतलब 2:3 की बजाय सिक्कों को इंटरचेंज करके 3:2 में कर दे। कितने कर दे? 3:2 में। अगर सिक्कों की संख्या को इंटरचेंज कर दे, 3:2 कर दिया, लेकिन टोटल सिक्के तो 90 ही है, टोटल कॉइन तो 90 ही है ना। तो 25 पैसे के कितने होंगे? 5 की वैल्यू 18, 3 और 2 5 किलो 18, सॉरी 5 किलो 90 है, 1 किलो 18, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 54। अरे 3 की वैल्यू हो जाएगी 54 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की वैल्यू हो जाएगी 36। 54 सिक्के और 36 सिक्के हो जाएंगे फिर। अरे बोलो हाँ, क्लियर है? अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा 3:2, तो 5 किलो 90, 1 की वैल्यू 18, 3 की वैल्यू 54 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 36। यानी कि 25 पैसे के 54 सिक्के और 50 पैसे के 36 सिक्के। अगर 50 पैसे के 36 सिक्के हैं तो कीमत कितनी बनेगी? 18 रुपए। अगर 25 पैसे के 54 सिक्के तो कीमत कितनी बनेगी? 54/4, 27/2, 13.5 रुपए। तो टोटल जो वर्थ बनेगी कितनी बनेगी बैग में? 31.5 रुपए, 31.5 रुपीज। रेशियो से फास्ट जो है आप करना खुद से ट्राई करके। एलिगेशन से मैंने बताया है कि मैं एलिगेशन पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल नंबर 27। अब यहां से जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं आपके मेटल वाले। आवाज सबको आ रही है ना? मानसू, सबको आवाज आ रही है यार? नहीं आया लास्ट में, क्यों नहीं आया भैया? 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 3:2 के रेशियो में। अगर 2:3 को हम रिवर्स कर दे तो 3:2 हो जाएगा।
तो 3:2 हो जाएगा। टोटल सिक्के तो 90 ही है ना, तो 5 किलो 90, 1 किलो 18, 3 किलो 54, 2 किलो 36, यानी कि 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के 54 और 36 हैं। अगर 50 पैसे के अगर 36 सिक्के हों, 50 पैसे के 36 सिक्के, तो कीमत कितनी बनेगी? 18 रुपए। 25 पैसे के 54 सिक्के हैं, तो कीमत कितनी बनेगी? 54/4 यानी कि 13.5 रुपए। 13.5 रुपए, तो टोटल कीमत कितनी बनेगी बैग में? 31.5 रुपए। क्लियर है? कोई डाउट है? यहां तक समझ में आया? क्या डाउट है भाई इसमें? आसानी था ये। अब अगला क्वेश्चन बनाइए नेक्स्ट। यहां से जो क्वेश्चन है वो धातुओं को मिक्स करने वाले हैं, एलॉय वाले क्वेश्चन है। अरे बोतल में सिंपल पानी है यार, अब पानी भी नहीं पीने दोगे भाई तो हमको। क्वेश्चन बनाइए, सवाल नंबर 27। नहीं, ये मेटल वाले जो सवाल हैं ये आसान है। एलॉय वाले मतलब दो तीन मेटल्स को, 2-3 एलॉय होती है मिश्र धातु। मिश्र धातु मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल। एक से ज्यादा मेटल, अगर एक से ज्यादा धातुएं हो, मिश्र धातु, ठीक है, उनको भी हम मिक्स कर रहे हैं, एलॉय को भी मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, सनी को मजा आ रहा है? देखिए, एक एलॉय में 80% कॉपर है, रेस्ट टिन है। अनदर एलॉय में 85% कॉपर है और 13% टिन है। दोनों एलॉय को मिक्स किया गया इस तरीके से कि परसेंटेज ऑफ टिन 15% है रिजल्टेंट मिक्सचर में। बोथ आर एलॉय मिक्सड इन विच रेशियो, किस रेशियो मिक्स किया गया जिससे कि रिजल्टेंट मिक्सचर में कितनी टिन है? 15% टिन है। मजा आ रहा है विनोद को? ठीक है, चलिए अब मुझे एक बात बताइए। एक यहां पे हम बात कर रहे हैं कॉपर की और टिन की, कॉपर की और टिन की। कॉपर Cu, टिन मतलब टिन। तो एक एलॉय है जो आपकी पहली वाली एलॉय है, जो फर्स्ट एलॉय है, जो पहली मिश्र धातु है, इसमें बोला है कि 80% कॉपर है और बाकी टिन है। तो टिन कितना है फिर इसमें? 20% टिन। टिन कितनी है? 20% टिन है। अब एक दूसरी टाइप की एलॉय है, सेकंड एलॉय है। सेकंड एलॉय में 85%, सेकंड एलॉय में 85% कॉपर है, 13% टिन है। ठीक है, तो बाकी का 2% इंप्योरिटी होगा, कुछ और चीज होगी, हमें मतलब नहीं है। 85 + 13 98 + 2 टोटल 100% हो गया। शॉर्टकट ही बताऊंगा, ध्यान से समझना। अब इन दोनों एलॉय को किस रेशियो मिक्स करें? इन दोनों एलॉय को किस रेशियो मिक्स करें जिससे कि थर्ड एलॉय में, रिजल्टेंट एलॉय में कितनी टिन हो? 15% टिन हो। इन दोनों मिश्र धातुओं को किस रेशियो मिक्स करें जिससे कि रिजल्टेंट एलॉय में 15% टिन हो? क्लियर है? बताइए कितना टिन हो? 15%। ऑप्शन से तो रेशियो से हो ही जाएगा ना। 15% टिन हो तो मुझे एक बात बताइए, हम दो एलॉय को मिक्स करके एक थर्ड नई एलॉय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? थर्ड नई एलॉय बना रहे हैं। दो अलग अलग मिश्र धातुओं को मिक्स करके। पहली मिश्र धातु में टोटल में, आउट ऑफ टोटल 20% टिन है। दूसरी में टोटल में 13% टिन है। जो मिक्स करके हमने बनाया उसमें ओवरऑल 15% टिन है। तो ये टिन ही खतरनाक है। टिन पे एलिगेशन लगा दो। आप टिन पे एलिगेशन लगा लो। पहली एलॉय में 20% टिन है, दूसरी एलॉय में 13% टिन है। किस रेशियो मिक्स करें कि ओवरऑल टोटल में 15% टिन हो? एलिगेशन लगा दीजिए। 13 - 15 2, 20 - 15 5, यानी कि 2:5। यानी कि दोनों एलॉय को किस रेशियो मिक्स करना चाहिए? 2:5 के रेशियो मिक्स करना चाहिए। टिन अपॉन टोटल। मुझे एक बात बताइए, पहली एलॉय में टोटल में से कितने पार्ट टिन है? 20%। और सेकंड एलॉय में टोटल में से 13% टिन है। जो रेशियो आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, इस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन था। क्लियर है?
ये एक लेवल बहुत नीचे था, अब एक लेवल अब बढ़ा देते हैं, इसको करिए। नेक्स्ट सवाल नंबर 28। नहीं, ब्रेक ब्रेक कुछ नहीं, बनाइए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो मैंने सवालों को ना पैटर्न वाइज बांट दिया है, ठीक है? अच्छा लगना चाहिए आपको, मजा आना चाहिए। ठीक है। बोतल में जादुई पानी है। एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक है? जैसे हम सिल्वर में क्या मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं। तो सिल्वर में जब तुम तांबा, चांदी में जब तुम तांबा मिला देते हो तो क्या बन गया, एलॉय बने। सिल्वर, गोल्ड और पीतल को मिक्स करके एक नई धातु बना दो, क्या है वो, एलॉय है, मिश्र धातु है, ठीक है? जैसा आप लोहा निकालते हो तो लोहा कभी प्योर थोड़ा ना निकलता, लोहा मिक्स निकलता है। जमीन से जब खुदाई करते हो फिर उसमें से हम लोहा अलग निकालते हैं, ठीक है? बनाइए सवाल। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। इन एलॉय 81% कॉपर एंड 19% टिन, एक एलॉय है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, कॉपर की और टिन की, कॉपर की और टिन की बात कर रहे हैं। तो एक एलॉय, पहली एलॉय, फर्स्ट एलॉय में क्या दिया, पहली मिश्र धातु में दिया कि पहली मिश्र धातु में दो चीजें मिक्स की गई हैं कि इसमें 81% जो है कॉपर है और बाकी का 19% इसमें टिन है। 81% कॉपर है, 19% टिन है। जबकि दूसरी एलॉय में सेकंड एलॉय जो है, सेकंड जो एलॉय है इसमें आपका 63% कॉपर है, 63% कॉपर है और 10% इसमें टिन है। इसमें कितना टिन है, इसमें 10% टिन है और बाकी इसमें इंप्योरिटी है, बाकी इसमें गंदगी है। चलो बाकी इसमें गंदगी होगी, ठीक है? बाकी कितना, 27 बचा, 73, बाकी इसमें 27% जो है वो गंदगी होगी, इंप्योरिटी होगी, ठीक है? अब इन दोनों एलॉय को इस तरीके से मिक्स किया गया, बोथ एलॉयज आर मिक्स्ड सच दैट, इन दोनों एलॉय को इस तरीके से मिक्स किया कि मिक्स करके जो थर्ड एलॉय बनी, जो थर्ड एलॉय बनी उसमें टिन कितना है, उसमें टिन है 15%। थर्ड एलॉय जो बनी उसमें टिन कितना है, उसमें टिन है 15%। तो बताइए उस थर्ड एलॉय में कॉपर कितने प्रतिशत होगा, थर्ड एलॉय में कॉपर की जो मात्रा है वो कितने परसेंट होगी, ये आपसे पूछा है, ठीक है? बताइए यहां तक कोई समस्या? तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, यहां से मैं क्या कर सकता हूं। पहली एलॉय में 19% टिन है, दूसरी एलॉय में 10% टिन है। इनको इस तरीके से मिक्स किया गया कि जो मिक्सचर बना, जो रिजल्टेंट एलॉय बनी उसमें 15% टिन है। तो क्या आप यहां से ये नहीं निकाल सकते कि दोनों एलॉय को किस रेशियो मिक्स किया है? एलिगेशन लगा के आप ये नहीं निकाल सकते 15 - 10 5, 19 - 15 4, कि दोनों एलॉय को 5:4 के रेशियो मिक्स किया, 5:4 के रेशियो मिक्स किया है दोनों एलॉय को। मुझे पता चलेगा कि दोनों मिश्र धातुओं को किस रेशियो मिक्स किया है, 5:4 के रेशियो मिक्स किया है। ऑप्शन बी आंसर बता रहे, वेरी गुड, क्लियर है? चलिए देखो, दो ऑप्शन तो आंसर पॉसिबल है नहीं, ये तो आंसर पॉसिबल है ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि अगर पहली एलॉय में 81% कॉपर है, दूसरी एलॉय में 63% कॉपर है, तो 81 से ऊपर थोड़ी ना पहुंच जाएगा कॉपर। कॉपर की जो वैल्यू है रिजल्टेंट थर्ड एलॉय में 81 और 63 के बीच में ही आनी चाहिए, 81 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ना 85 आंसर है ना 82, तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करना सीखो। लेकिन मुझसे पूछा कॉपर का प्रतिशत क्या है। पहली एलॉय में कितना कॉपर है, 81%, दूसरी एलॉय में कितना कॉपर है, 63%। इन दोनों को मिक्स किया गया है इस तरीके से, किस तरीके से, 5:4 के रेशियो मिक्स किया गया। इन दोनों को 5:4 के रेशियो मिक्स किया गया है, 5:4 के रेशियो में मिक्स किया गया है। क्लियर है? किस तरीके से मिक्स किया गया है, 5:4 के रेशियो में मिक्स किया गया है। 15 - 10 5, 19 - 15 4, ठीक है? 19 10 और 15, ठीक। तो आपसे पूछा कॉपर कितना होगा न्यू मिक्सचर में, क्लियर है? तो यहां पे आपसे क्या पूछा, कॉपर की क्वांटिटी कितनी है, ये पूछा है, सिंपल सी है ना।
थर्ड एलॉय में कॉपर कितना परसेंट होगा, तो कुछ नहीं करना, 81 और 63 का डिफरेंस कितना आ गया 18, और डिफरेंस कितना आ गया 18% आ गया। तो 18 को 5:4 में नहीं तोड़ दोगे क्या, तो 5:4 में तोड़ोगे तो 9 की वैल्यू 18, तो 5 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू 8%। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी भी स्टूडेंट को। मीन वैल्यू जो होगी 63 से बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी 10 यानी कि 73%, और 81 से छोटी होगी, कितनी छोटी होगी 8 यानी कि 73% ही आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है 73%। खत्म। 5:4 टिन का रेशियो नहीं है, यहां पे हमने एलिगेशन लगाया टिन में। टिन जो है आउट ऑफ टोटल 19% टिन, सेकंड अलॉय में आउट ऑफ टोटल 10% टिन, तो जो रेशियो आ जाएगा वो टोटल अलॉय की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा कि दोनों अलॉय को 5:4 की रेशियो मिक्स किया, दोनों अलॉय को 5:4 की रेशियो मिक्स किया। इसमें 81 टिन है, इसमें 63, तो ओवरऑल कितनी टिन होगी 73%। आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, लगभग इसी टाइप का है, लगभग इसी टाइप का है, जल्दी से बनाइए। सवाल नंबर 29 कर लोगे, सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है, कर लोगे, बताओ कर लोगे कि नहीं। 63 - 10 क्यों नहीं हुआ, अरे यार मीन वैल्यू हमेशा 81 और 63 के बीच में होती है, यहां पे 63 छोटा है तो मीन वैल्यू 63 से बड़ी होगी, 81 से छोटी, तो 63 से बड़ी होनी चाहिए, तो 10 जोड़ दिया 73, लेकिन 81 से छोटी होगी तो 8 छोटी कर दो 81 से, 81 - 8 73। ये क्वेश्चन करिए, सवाल नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस डाटा चेंज है, खुद से करना, ठीक है। हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है? नहीं, अभी और सवाल करेंगे हम। नेक्स्ट सवाल नंबर जो है आपके सामने है 30, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। टिन का रेशियो नहीं निकाला है, वो हमने ओवरऑल क्वांटिटी का रेशियो निकाला कि किस रेशियो में एलॉय मिक्स किया है, ठीक है। कर लगे, अगला बनाइए। एक मिश्र धातु में 82% तांबा है, 18% टिन है, दूसरी एलॉय में 70% कॉपर है और 6% टिन है और रिमेनिंग इंप्योरिटी है। दोनों एलॉय को इस तरीके से मिक्स किया कि टिन जो है नए मिक्सचर में 11% है। टिन कितनी 11%, तो एलिगेशन किस पे लगा दोगे, टिन में। पहली एलॉय में कितना टिन है, पहली एलॉय में 18% टिन है, देखो पेपर में आता तो ऐसे करते, पहली एलॉय में 18% टिन, दूसरी एलॉय में 6% टिन, दोनों को इस तरीके से मिक्स किया कि ओवरऑल मिक्सचर में 11% टिन है। तो मैं यहां से ये लगा सकता हूं, एलिगेशन लगा के ये निकल जाएगा कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिक्स किया है, निकल जाएगा 11 - 6 5, 18 - 11 7, ये निकल गया 5:7, यानी कि दोनों एलॉय को 5:7 के रेशियो में मिक्स किया है। आपसे ये पूछा है परसेंटेज ऑफ इंप्योरिटी न्यू मिक्सचर, न्यू मिक्सचर में कितने प्रतिशत इंप्योरिटी है, तो आपसे पूछा है इंप्योरिटी कितनी है नए मिक्सचर में। तो मुझे ये पता चल गया कि पहली अलॉय और दूसरी अलॉय को 5:7 के रेशियो में मिक्स किया गया है। पहली अलॉय में 82% कॉपर है, 18% टिन है, यानी कि पहली अलॉय में तो इंप्योरिटी है ही नहीं, 0% इंप्योरिटी है, पूरी प्योर है, इंप्योरिटी है ही नहीं। जबकि दूसरी अलॉय में, दूसरी एलॉय का आप गौर से देखो क्या है, 70 कॉपर है, 6% टिन है, 76 हो गया, तो बाकी का 24%। दूसरी एलॉय में 24% इंप्योरिटी है, 24%। दूसरी एलॉय में 70% कॉपर, 6% टिन, रिमेनिंग 24% इंप्योरिटी है। क्लियर है। आपसे पूछा है थर्ड एलॉय में कितने प्रतिशत इंप्योरिटी होगी, मीन वैल्यू पूछी है, कितना डिफरेंस है 24, तो 24 को बांट दो तो 5 की वैल्यू 10 आ जाएगी, 7 की वैल्यू 14 आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, तो यहां पे आंसर 0 से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा 14% आ जाएगा, 24 से छोटा होगा कितना छोटा होगा 10, 14% आंसर बी ऑप्शन 14। आसान सा ही सवाल था। अगर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ही नहीं अब, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही है यहां तक, सभी को पल्ले पड़ रहे हैं सवाल, हटा दे क्वेश्चन, ठीक है। 30
ठीक है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 31। एक सेकंड, थर्टी वन। बनाइए सवाल। देखिए, ब्रास इज एन एलॉय, ब्रास एक एलॉय है कॉपर की, जिंक की। ब्रॉन्ज एक दूसरी एलॉय है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ 79% कॉपर, 3% जिंक एंड 18% टिन। कमेंट दिखाओ, कमेंट चलेगा। A fused mass of brass and bronze is mixed and resultant alloy contains 70% copper, 18% zinc and rest is tin. Find the percentage of copper in brass. बनाइए। ब्रास एक एलॉय है, ठीक है, ब्रास एक एलॉय है कॉपर की, जिंक की, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, गौर से समझना। ब्रास, ब्रास नाम है एलॉय का, ब्रास। इसमें क्या है, कॉपर है और जिंक है। पता नहीं कितना कॉपर है, पता नहीं कितना जिंक है, डोंट नो। हम लोग, हाँ भाई बताइए, साउंड आ रही है ना? चलो देखिए, ब्रास एक एलॉय है कॉपर की और जिंक की, कुछ उसमें कॉपर है कुछ उसमें जिंक है। ब्रॉन्ज एक दूसरी एलॉय है जिसमें 79% कॉपर है, 3% जिंक है, और टिन है इसमें 18%। टिन है इसमें कितना, 18%। ठीक है, नहीं समझे? ब्रॉन्ज में 79% कॉपर है, 3% जिंक है और 18% टिन है, ये बोला है। ठीक है, फ्यूज्ड मास ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज इज मिक्स्ड। ब्रास और ब्रॉन्ज को मिक्स किया गया और एक नई एलॉय बनाएगी, एक नई एलॉय बनाएगी ब्रास और ब्रॉन्ज को मिक्स करके। पता नहीं कैसे मिक्स की होगी, लेकिन मिक्स करके एक नई एलॉय बनाई। उस एलॉय में 70% कॉपर है। कितना कॉपर है? 70% कॉपर है, 18% जिंक है और बाकी टिन है। बाकी क्या है? टिन है। वीडियो चल रही है? अब वीडियो चल रही है, अब सही है। 70% कॉपर है, 18% जिंक है, तो 70 और 18 हो गया 88। तो बाकी बचा खुचा 12% क्या है? बाकी बचा खुचा 12% इसमें टिन है। आपसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्रास, कि ब्रास में कितने प्रतिशत कॉपर है, ब्रास में कितने प्रतिशत जिंक है, ये भी पूछा जा सकता है। दोनों में से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। जस्ट सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट। ब्रास एक एलॉय है कॉपर की और जिंक की, इसमें कुछ कॉपर है इसमें कुछ जिंक है, लेकिन इसमें टिन कितना है? इसमें टिन है 0%। ब्रास में टिन है ही नहीं, ब्रास में टिन 0% है। क्लियर है? बताइए, आवाज आ रही है सभी को? क्लियर है वीडियो? नाउ ब्रॉन्ज एक दूसरी एलॉय है, इसमें 79% कॉपर है, 3% जिंक है, 18% टिन है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके एक नई एलॉय बनाई जिसमें 70% कॉपर है, 18% जिंक है और 12% टिन है। ठीक है, आपसे पूछा है कि ब्रास में कॉपर का परसेंटेज बताइए। तो यहां पे मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, यहां से मैं पता लगा सकता हूं कि दोनों एलॉय को किस रेशियो में मिक्स किया है, किस रेशियो में मिक्स किया है। ठीक है, टिन टिन नहीं पूछा सकती, ब्रास में टिन तो है ही नहीं, तो ब्रास में टिन है 0%, ब्रॉन्ज में टिन है 18%, ब्रास में टिन है 0%, ब्रॉन्ज में टिन है 18%, जो मिक्सचर एलॉय बनी है उसमें टिन है 12%। कितना टिन है उसमें? 12%। उसमें 12% टिन है। एलिगेशन लगाओ, 18 - 12 6 और 12 - 0 12।
तो 6:12 आ जाएगा 1:2, 1:2। यानी कि दोनों एलॉय को, ब्रास और ब्रॉन्ज को किस रेशियो मिक्स किया है? 1:2 में मिक्स किया है। ब्रास और ब्रॉन्ज को 1:2 के मिक्स में किया गया। मुझे एक बताइए कि ब्रास, अब मैं लगाता हूं, मुझसे पूछा है ब्रास में कितने प्रतिशत कॉपर है, कितने प्रतिशत कॉपर है। ब्रास में पता नहीं कितने प्रतिशत कॉपर है, लेकिन ब्रॉन्ज में मुझको पता है, ब्रॉन्ज में 79% कॉपर है। और ओवरऑल जो नई एलॉय बनी है उसमें 70% कॉपर है, 70% कॉपर है। और दोनों एलॉय को 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया। किस रेशियो में मिक्स किया गया? 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया है। बताइए, क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो 79 और 70 का डिफरेंस कितना होता है? 9%। तो 1 का मतलब है 9%, तो 2 का मतलब कितना हो जाएगा? 18%। ये मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको समझाया कि एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो 70 मीन वैल्यू 79 से छोटा है, 70 मीन वैल्यू से छोटा है, 70 जो है मीन वैल्यू से छोटा है, तो एक्स जो है, मुझे बताइए 79, ऐसे समझ लो, चाहे 79 मीन वैल्यू से बड़ा है, तो एक्स मीन वैल्यू से छोटा होगा। कितना छोटा होगा? 18। तो 70 में से 18 घटाओगे कितना आ जाएगा? 52%, 52%। तो 52% इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 52। क्लियर है? वीडियो क्वालिटी तो सही है ना? सही है, 52%। ये बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या हुई हो? कंसेप्चुअल आसान सा क्वेश्चन था। अगला सवाल बनाएंगे हम, सवाल नंबर 32। सॉल्व इट। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब जो है 3 सवाल मैं आपको कराऊंगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। हालांकि आप इनको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से भी कर सकते हो। हर्षित, तुम्हारा देख ले, तुम्हारा आंसर सही था, सत्यम का भी सही था, दीपक को समझ में आ गया। 152 कहां से? 152 नहीं, 52 है यार। अरे मैंने समझाया था ये एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 79 माइनस 70, 1 का वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू 18 है, तो एक्स 70 से छोटा होगा, कितना? 18, 52% आएगा। 0% कहां से है? ब्रास एक एलॉय है कॉपर और जिंक की। केवल ये बोला है कि ब्रास में केवल कॉपर और जिंक है, टिन तो है ही नहीं, टिन तो है ही नहीं, इसलिए टिन कितना है? 0%। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को वीडियो में? चलो देखिए, यहां पे एक, अब देखो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सवाल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट से लग जाएंगे, एवरेज के कंसेप्ट से लग जाएंगे, रेशियो का कंसेप्ट लग जाएगा। लेकिन मैं जो आपको ये सवाल करना सिखाऊंगा ना, वो सिखाऊंगा एलिगेशन से। आशीष को भी समझ आया सब? ध्यान से देखिए। देखिए, एक कार ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने समय के लिए? 45 मिनट के लिए। यदि कार की जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी के लिए 14 किलोमीटर पर आवर है, तो x की वैल्यू बतानी है। आप मुझे बताइए, स्पीड, स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम। चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, यही होता है डिस्टेंस बटे टाइम। क्लियर है? या फिर टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यही होता है। क्लियर है? तो कंसेप्ट इन सवालों का केवल इतना सा है कि अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन बना देता हूं, अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन बना दूंगा तो रेशियो किसका आ जाएगा? सीधा सीधा टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं, ठीक है, स्पीड पे अगर मैं एलिगेशन बना देता हूं तो सीधा सीधा टाइम का रेशियो आ जाएगा। टाइम पे एलिगेशन बनाओगे तो स्पीड का। ठीक, चलो इधर देखो। एक कार चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितने की चाल से चल रही है कार? 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए चलती है, 30 मिनट के लिए। यही कार चलती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है कितने समय के लिए? 45 मिनट के लिए। तो ये स्पीड है। ओवरऑल कार की जो जर्नी, ओवरऑल कार की जो स्पीड है इंटायर जर्नी के लिए, वो है 14 किलोमीटर पर आवर। कितने? 14 किलोमीटर पर आवर
ओवरऑल कार की एवरेज स्पीड है, पूछा है एक्स का मान, क्या पूछा है एक्स का मान। तो सिंपल सा, अगर मैं स्पीड पे एलिगेशन बनाता हूं तो सीधा सीधा टाइम का रेशियो आएगा। भैया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 मिनट गया है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 45 मिनट गया, तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा टाइम का 30:45, यानी कि 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2:3 आएगा, 2:3। रेशियो कितना आएगा टाइम का, रेशियो आएगा टाइम का 2:3, खत्म। 20 में से 14 घटाओगे 6, 3 किलो 6 है तो 2 किलो 4 है, 2 किलो कितने होंगे 4 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताइए 20 मीन वैल्यू से बड़ा है, 20 मीन वैल्यू से बड़ा है तो x मीन वैल्यू से छोटा होगा, कितना छोटा होगा 4, तो 14 में से 4 घटा दोगे 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, बाई ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। अगला सॉल्व इट। सवाल नंबर 33 सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, लगभग ए पर्सन ट्रेवल्स 255 किलोमीटर इन 7 आवर इन 2 days। एक आदमी टोटल कितनी दूरी चलता है, 255 किलोमीटर चलता है, कितने घंटे में चलता है, 7 घंटे में चलता है। यानी कि उस आदमी की जो मैं ओवरऑल स्पीड देखूं तो 255 किलोमीटर की दूरी उसने 7 घंटे में चली है। तो आदमी की पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो ये है, औसत चाल 255 किलोमीटर गया 7 घंटे में, तो 1 घंटे में जा रहा है 255/7। लेकिन ये जर्नी उसने 2 पार्ट में कवर की। फर्स्ट पार्ट में जो जर्नी है उसने बस से कवर की है, और बस से जो उसकी स्पीड है, बस द्वारा गया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बस द्वारा गया है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि सेकंड पार्ट जर्नी में वो गया है ट्रेन द्वारा, और ट्रेन से गया है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन से गया है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये गया है ट्रेन द्वारा। तो 2 पार्ट में उसने जर्नी कवर की, कुछ बस द्वारा कुछ ट्रेन द्वारा। बस से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओवरऑल 255 किलोमीटर कवर किया 7 घंटे में, तो ओवरऑल 255/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अच्छा, हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड बाई बस, तो ओवरऑल उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है बस से, ये पूछा है। तो सीधा सीधा एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन लगाने से बेटर है यहां पे सीधा सीधा कि आप इसको पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से, तो ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 280 + 35 यानी कि 315 और 255। घटाएंगे जरा तो कितना आएगा, हटा के 45 + 15 60, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, हटा के 45, तो 60:45 आ गया। तो 15 चौका 60, 15 तिया 45, तो ये टाइम का रेशियो आ गया। सीट में टोटल 35 सवाल है, ये रेशियो कितना आ गया, ये रेशियो आ गया टाइम का। तो टाइम का रेशियो आ गया 4:3, 4:3, 4:3, यानी कि उस आदमी ने बस से जो जर्नी की है वो है 4 यूनिट, ट्रेन से जो जर्नी की है वो है 3 यूनिट समय तक, ये टाइम का रेशियो आ गया। लेकिन उसने टोटल जर्नी कितने घंटे में कवर की है, 7 घंटे में। तो 4:3 को 4:3 मतलब बस द्वारा 4 यूनिट समय लिया, ट्रेन द्वारा 3 यूनिट समय लिया, टोटल 7 यूनिट लिया। तो 4:3 तो सीधा 4 घंटे, बस द्वारा 4 घंटे गया, ट्रेन द्वारा 3 घंटे गया, सीधा सीधा आ गया। 7 को 4:3 में बांट दो तो बस से 4 घंटे ट्रेवल किया है, ट्रेन से 3 घंटे ट्रेवल किया है। पूछा बस से कितनी दूरी तय की है, बस से वो कितनी देर तक ट्रेवल किया है, 3 घंटे, सॉरी बस से ट्रेवल किया 4 घंटे, बस से 4 घंटे ट्रेवल किया है, बस से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो बस से कितनी दूरी गया है, 120 किलोमीटर, 120 आंसर हो जाएगा। 4 घंटे बस से गया, 1 घंटे में 30 जाता, तो 4 घंटे में कितना जाएगा, 120, 120। क्लियर है, बताइए यहां तक कोई समस्या। बाकी के 2 सवाल सेम टू सेम लगभग इसी पैटर्न पर हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, ठीक है, उन्हें खुद से ट्राई करना। तो कल मिलेंगे, कल हम एलिगेशन की लास्ट मिसलेनियस और सबसे अच्छे क्वेश्चन सवाल जो है डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट मेंस के जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो भी कल की ही सीट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए टेक केयर भाई, बाय।